अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नुमान। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइज़र की इस ओरिएंटेशन क्लास में, जो कि बेसिकली हमारी फर्स्ट क्लास है। इससे आप एज अ डेमो क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, और ताकि आप लोग इस बारे में थोड़ा सा इस चीज़ को कंसीडर कर सकें कि हमारा जो कोर्स है वो किस तरह का है, यहाँ पे क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, टीचिंग मेथडोलॉजी वगैरह क्या होगी। ये जो भी चीज़ें हैं ये हमारी आज की क्लास की समझ लें क्या आउटलाइन होगी, ठीक है। और स्क्रीन में शेयर करता हूँ। काइंडली कोशिश करें आप अपनी तरफ से एक तो म्यूट रखें, और दूसरा ये जैसे स्क्रीन वगैरह शेयर हो रही है तो इन चीज़ों से भी थोड़ा सा इज्तनाब करें। वंस अगेन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। शफका साहब ये काइंडली स्क्रीन ऑफ करें अपनी। काइंडली कंफर्म कीजिएगा जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है आवाज़। जी फिर जब तक कुछ और लोग ज्वाइन कर रहे हैं तब तक हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं जी। काइंडली मोहम्मद तलहा साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, अपना नेम, अपनी क्वालिफिकेशन और आजकल आप क्या काम कर रहे हैं ये बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद तलहा सुहेल, जी जी सीएमए और मैं मैनेजर अकाउंट्स एंड एमआईएस जेफ टेक्सटाइल्स। ठीक है सर। मैनेजर अकाउंट्स एंड साथ में क्या बताया आपने, एमआईएस? जी एमआईएस। ठीक है सर। और कब से जॉब कर रहे हैं आप? सर वैसे तो एक्सपीरियंस 15 इयर्स हो गया है, लेकिन माशाल्लाह। टैक्स एक्सपीरियंस जो है 2 साल का है, 2 ढाई साल। ठीक है सर मोहम्मद अल्लाह साहब। नेक्स्ट जी फैसल मुबीन साहब। जी फैसल मुबीन साहब काइंडली। अब्दुल रहमान साहब। जी अमित कुमार साहब। मेरी आवाज़ अगर आप लोगों को आ रही है क्लियरली तो मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आप लोग अपने बारे में थोड़ा सा बता दें, अपनी क्वालिफिकेशन और अपना करंटली जो अभी आपका प्रोफेशन है वो बताते जाएं, ठीक है। जो लोग नहीं बताना चाह रहे या नहीं बोलना चाह रहे आप लोग जो है वो चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नाम अगेन लूंगा। हेलो हेलो जी सर, जी अस्सलाम अमित वालेकुम। साहब वालेकुम सलाम। हेलो। जी मेरा नाम अमित कुमार है। बेसिकली मेरी जो एजुकेशन जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग की हुई है इन टेलीकॉम सेक्टर।
बट बेसिकली मुझे इस कोर्स को अवेल करने का ये रीज़न है, मैं पर्सनली अपना एक जो मैं फाइलर हूँ, तो मैं अपना ही अगर फाइलर रिटर्न नहीं कर पा रहा हूँ, तो आजकल के दौर में अगर आप अपने से स्टार्ट करें तो वेल एंड गुड है। तो मुझे ये जो जो आपका सब्जेक्ट था और इसमें जो कंटेंट्स था, तो ये बड़ा मुझे अच्छा लगा, जो मुझे रिक्वायर्ड था, इस वजह से ये मैंने कोर्स अवेल किया। आई होप कि इन द एंड जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाएंगी। और मैं बेसिकली डिप्टी मैनेजर आईटी हूँ टाटा सीमेंट कंपनी में। थैंक यू सो मच। जी बहुत अच्छा लगा अमित साहब आपसे बात करके, और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। जो कंटेंट आपके साथ शेयर किया गया है वो तमाम चीज़ें आपको इंशाल्लाह सारी की सारी करवाई जाएंगी और आपको भी फ़ायदा देगा। और अगर आप किसी को आगे फर्दर असिस्ट करना चाहें या फैसिलिटेट करना चाहें तो उसमें भी आपको बिल्कुल फ़ायदा देगा ये कोर्स। जी यावर शेख साहब, श्योर, थैंक यू। वेलकम। जी शाहिद कादरी साहब। वलायत खान साहब। चलें ठीक है जी, तो फिर मैं क्लास का बाकायदा आगाज करता हूँ। मैं ज्यूम करता हूँ कि आप में से ज्यादातर लोग जो है आई थिंक थोड़े से शाय हैं अस्सलाम नॉर्मली। वालेकुम, मैंने अभी ज्वाइन किया। सॉरी, मैं पहले क्या कहते थे लेट हो गया ज्वाइन करते करते। इंट्रोडक्शंस चल रहे हैं मेरा ख्याल है। जी अली साहब, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आई एम बेसिकली बाय क्वालिफिकेशन ACCA एंड आई एम वर्किंग एज ए ERP मैनेजर इन सफायर रिटेल लिमिटेड, ठीक है सर। सफायर में किस शहर में सर आप? लाहौर हेड ठीक। ऑफिस। लाहौर हेड ऑफिस। ठीक है। इसके अलावा टैक्स में भी आपका एक्सपीरियंस है सर? पर्सनली अपने क्या कहते हैं बिहाफ पे छोटा सा क्या कहते हैं काम करता हूँ कंसल्टेंसी का। लेकिन एज सच ऑर्गेनाइजेशन में मेरी क्या कहते हैं जो एक्सपर्टीज है, एक जो कैरियर बनाया है वो मेरा ERP है। ठीक है। और ईआरपी की सर्विसेज आप सिर्फ सफायर को ही दे रहे हैं? जी जी, मैं चूंकि जॉब करता हूँ एज ए कंसल्टेंट तो नहीं यहाँ पे, तो ज़्यादातर सारी ओनली फॉर सफायर है और उसकी ये सब्सिडरीज ठीक है। और सफायर में क्या ईआरपी है सर, कौन सा ईआरपी है? है। ऑरिकल EBS। ठीक है सर। जी फहाद शफकत साहब कह रहे हैं कि जो है वो फूड डिपार्टमेंट में है। ठीक है फहाद साहब, और चलें फिर आपसे बात होती है कि कोर्स करने का आपका क्या मकसद है। ठीक है जी, बाकायदा आगाज करते हैं। मुझे स्क्रीन शेयर करने दें, देन फर्दर हम स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। जी मोहम्मद नवाज साहब पाकपतन से हैं, क्वालिफिकेशन LLB है। ठीक है, थैंक यू मेंशन करने के लिए। अच्छा जी, आई होप कि आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर होगी होगी और आप लोग देख पा रहे होंगे। क्लास स्टार्ट करते करते मैं एक चीज आपको बताता चलूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें शुरू करना चाहिए अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड सेकेंडली मैं एक चीज बताता चलूं कि जो हमारा मेन जो कोर्स हम करवाते हैं IBE में, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस में, वो हमारा होता है सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर का। बेसिकली ये एक कंप्लीट कोर्स होता है जिसके अंदर आप लोग टैक्स एडवाइजरी भी सीखते हैं, आप लोग कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी भी सीखते हैं, इसके अलावा आप लोग जो है वो ट्रेडमार्क या इंटेलेक्चुअल राइट्स वगैरह की कंसल्टेंसी भी सीखते हैं। फिर साथ साथ हम लोग जो है डिजिटल मार्केटिंग और आपका जितना भी डिजिटल इंटरफेस होता है या आजकल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए किस तरह से आप लोग अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, ये तमाम चीजें इसी कोर्स के अंदर शामिल होगी। इसके साथ में और भी पाकिस्तान के कुछ इदारे होंगे, जिस तरह से पाकिस्तान सिंगल विंडो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, हमारे IT सेक्टर के बारे में, और इसी तरह से कुछ और इदारे हमारे आ जाते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आ जाते हैं, हमारे सोशल सिक्योरिटी के इदारे आ जाते हैं, लेबर डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। ये तमाम चीजें इसी कोर्स के अंदर करवाई जा रही होंगी और हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। बेसिक लेवल हमारा क्या हो सकता है? बेसिक सी अकाउंटिंग होगी, उसके बाद एक बंदे को इनकम टैक्स में रजिस्टर करना हो सकता है, यहाँ से लेके हम लोग बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज बनाना, उनको वाइंड अप करना,
से लेकर और इवन दैट के एक कंपनी के इंटेलेक्चुअल राइट्स को किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, लिटिगेशन में कैसे लेके जा सकते हैं, बिल्कुल हम एडवांस लेवल पे जाते हैं, ठीक है। और ये जो कंप्लीट कोर्स होता है ये होता है नॉर्मली हमारा 4 to 5 मंथ्स का, ठीक है। अब ये इसके जो है वो सारे के सारे मॉड्यूल्स हैं, ये आप समझ लें कि ये इसके जो है वो कंटेंट्स हैं कोर्स के, जिसमें हम लोग स्टार्ट में आपको आइरस, जो कि बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है, वो पोर्टल है जिसके ऊपर टैक्स की फाइलिंग होती है पाकिस्तान में। उसके बाद फिर हम आपको कंप्लीट इनकम टैक्स सिखाते हैं और ये सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकल होती हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल से मुराद है आप लोग अपने लैपटॉप पे किस तरह से ये काम कर सकते हैं, ऑनलाइन किस तरह से ये काम कर सकते हैं। बुकिश नॉलेज इसमें बहुत कम होता है, नियरली 8 to 10% शायद बुकिश नॉलेज होगा और नियरली 90 to 92% आपका प्रैक्टिकल ही हुआ करेगा सारा कोर्स, ठीक है। इसी तरह से सेल्स टैक्स होगा। सेल्स टैक्स के बाद फिर हमारा कॉर्पोरेट का मॉड्यूल आ जाता है जिसमें एससीसीपी के बारे में तमाम चीजें होंगी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आप लोग सिंगल मेंबर कंपनी से लेके प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, हर तरह की कंपनी बनाना सीखेंगे। कंपनीज की जितनी भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, स्टैट्यूटरी फाइलिंग्स होती हैं, वो तमाम चीजें आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। कंपनी के शेयर्स की सेल परचेज वगैरह क्या है, किस तरह से होती है, कौन करता है, कैसे करता है, ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। उसके मॉड्यूल 5 की अगर बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपकी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशंस, लोगो रजिस्ट्रेशंस, इस तरह से आपके जो इंटेलेक्चुअल राइट्स होते हैं, रेसिपीज, आइडियाज, आपके डिफरेंट स्केच हो सकते हैं, ड्राफ्ट्स हो सकते हैं, ये तमाम चीजें आपकी आईपीओ में रजिस्टर होती हैं जिन्हें फिर कोई दूसरा बंदा यूज नहीं कर सकता, कॉपीराइट्स रिजर्व हो जाते हैं। और लास्ट पे मैं समझता हूँ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है हमारा, वो है डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें ये होता है कि तमाम चीजें सीखने के बाद बजाय ये कि आप इसको अपने एक छोटे से लिमिटेड एरिया के अंदर सेल करें, सर्विसेज दें, लोगों को असिस्ट करें, उसकी बजाय आप डिजिटल मार्केटिंग को यूज करते हुए, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, इस टाइप की चीजें यूज करते हुए ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं आप लोग उन सबको सर्विसेज दें। आप मैक्सिमम क्लाइंट्स हासिल करें। जहां आपने दिन के 4, 5, 10 क्लाइंट्स देखने हैं डील करने, वहां पे आपके पास हो सकता है दिन में 100, 200 क्लाइंट्स आ जाए, हजारों क्लाइंट्स भी आ सकते हैं। इसी तरह से फर्म्स बनती हैं, इसी तरह से लोग फर्दर अपने साथ पार्टनर्स में लाते हैं, एम्प्लॉइज रखते हैं और अपनी चीज को ज्यादा से ज्यादा स्केल करते जाते हैं। तो खैर बताने का मकसद ये था जी कि ये हमारा जो मेन कोर्स है, या जिसे हम सिग्नेचर कोर्स कह सकते हैं, जो हमारा सिग्नेचर प्रोडक्ट है वो ये है। लेकिन अभी फिल वक्त हम ऑफर कर रहे हैं इनकम टैक्स कोर्स, जो कि 1 मंथ का है सिर्फ। आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर ये जो एक मॉड्यूल है ना इनकम टैक्स, हम लोग सिर्फ ये एक कोर्स अभी एक मॉड्यूल ऑफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी टैक्स का सीजन है, इनकम टैक्स की फाइलिंग का सीजन है बेसिकली 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक आपके पास जितने भी क्लाइंट्स आने हैं वो सारे के सारे इनकम टैक्स फाइलिंग के आने हैं, जो कि आपका एफबीआर में, जिसको हम इंडियन रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग और इस टाइप के नामों से आप इन चीजों को जानते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपकी कवर होगी इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है। ये आपका होगा जस्ट 1 मंथ का कोर्स, इसके अंदर इनकम टैक्स भी होगा और साथ में डिजिटल मार्केटिंग हम लोग आपको फ्री में सिखा रहे हैं। और एट द सेम टाइम हमारा मेन कोर्स जो है वो भी स्टार्ट हो जाता है साथ ही, जो कि आपको पता है इनकम टैक्स से ही स्टार्ट होगा बेसिकली, और फिर उसके अंदर ये तमाम चीजें कवर हो जाएंगी। तो इसलिए आज के इस ओरिएंटेशन में मैं आपको इनकम टैक्स के बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन मैं साथ में आपको ओवरऑल इस पूरे कोर्स के बारे में भी गाइड कर दूंगा। और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे भी ऑलरेडी जिन्होंने कंप्लीट कोर्स में एडमिशन लिया होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जस्ट इनकम टैक्स कोर्स में एडमिशन लिया होगा और उसकी फीस वगैरह पे की होगी, ठीक है। लेकिन जो लोग अभी मजीद एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि आप लोग चाहें तो खाली इनकम टैक्स के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, चाहें तो कंप्लीट कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टार्टिंग में एक चीज थी जो कि मैं क्लियर करना चाह रहा था, ताकि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को ये चीज फील ना हो कि इनकम टैक्स है तो उसके अंदर कॉर्पोरेट की चीजें कहाँ से आ गई हैं, कैसे हैं, क्यों हो रही हैं, ये आप लोगों को समझ नहीं आ रही, तो आप लोग ऐसा कंफ्यूज ना होइएगा। तो अब जो है हम बकायदा अपने जो है ओरिएंटेशन पर चलते हैं। अच्छा जी, सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर, टैक्स क्या है, कॉर्पोरेट एडवाइजरी क्या है, इन चीजों पे तो खैर हमने आना ही आना है। लेकिन मैं जो सबसे पहला वर्ड है हमारा सर्टिफाइड, मैं इसके ऊपर अगर बात करूं तो ये मैं आपको बताता चलूं कि सर्टिफाइड होने का या सर्टिफिकेशन का बेसिकली मतलब क्या है। सर्टिफिकेशन का ये मतलब हरगिज नहीं होगा कि जब आप कोर्स कर लेंगे, कोर्स पूरा करने पे आपको एक कागज का टुकड़ा दे दिया जाएगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि जी ये फलां इदारा है और वो ये कोर्स करवाता है, और वो सर्टिफिकेशन से कम एडवर्टीजमेंट ज्यादा होगी ताकि और लोग उसको देखें, ऐसा कुछ भी नहीं होता।
बेसिकली हम लोग जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं उसमें हमारा जो कंसर्न होता है वो सबसे ज्यादा जो हम लोग जिसके बारे में कंसर्न होते हैं वो आप होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम किसी के बारे में कंसर्न होते हैं तो वो या तो आपका एम्प्लॉयर होता है या आपका क्लाइंट होता है। अब ये चीज होती क्या है जी, जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि एक समझ लें एक लाइव सर्टिफिकेट होता है, एक जिंदा सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, जिसकी हार्ड कॉपी भी आपको डिलीवर कर दी जाएगी आपके होम एड्रेस पे और उसकी डिजिटल कॉपी आपके पास आपको सेंड कर दी जाएगी। जहां कहीं भी आपका कोई क्लाइंट कोई एम्प्लॉयर आपके उस सर्टिफिकेट को देखेगा, उसके ऊपर आपका क्यूआर कोड होगा, जब वो उस कोड को स्कैन करेगा तो वो आपको वेरीफाई कर सकेगा क्या आपके पास ये जो स्किल्स हैं क्या वाकई आपकी स्किल्स हैं या सिर्फ ये कागज का टुकड़ा है आपने प्रिंट करवाया हुआ ऐसा है, या वाकई आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पढ़ाया है, किसी आप रजिस्टर्ड इदारे से पढ़े हैं, वहां पे आपने टैक्स की तालीमात सीखी हैं, आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं जो एक्सपर्टीज हैं इन्हें कोई बंदा अटेस्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी है भी या नहीं है। मेन चीज ये है जब क्लाइंट ने आपको काम देना उसने ये चीज देखनी है कि आपने सीखा कहाँ से, ठीक है। सो मैं ये आप लोगों को कन्वे करना चाह रहा हूँ कि जो सर्टिफिकेट आपके पास होगा उसके ऊपर प्रॉपर हमारा फर्म का क्यूआर कोड होगा, ठीक है। बेसिकली हमारी सीए फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वर्चुअल टैक्स के नेम से, ठीक है। तो वर्चुअल टैक्स का क्यूआर कोड होगा उसके ऊपर और उस क्यूआर कोड को जब कोई स्कैन करेगा तो हमारी वेबसाइट से आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो वेरीफाइएबल होगी, ठीक है। आपने कब हमारा कोर्स लिया, कब ज्वाइन किया, आपके टीचर्स कौन थे, क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे नहीं थे, उन टीचर्स का क्या नाम था, क्या उन्होंने आपको पढ़ाया, अगर उन्होंने आपको पढ़ाया तो आपका किस मॉड्यूल में क्या स्कोर रहा है, और आज जब आप एक क्लाइंट के सामने खड़े हैं या एक एम्प्लॉयर के सामने खड़े हैं तो क्या आपके वही टीचर्स इस चीज को वेरीफाई कर रहे हैं, इस चीज को अटेस्ट कर रहे हैं कि हाँ ये बंदा काबिल है और ये बंदा काम कर सकता है और ये बंदा बेहतर काम कर सकता है, ठीक है। इसे अगर आप अपना जो काम है इससे अगर आप सर्विस लेंगे तो अपना फायदा करेंगे, अपना नुकसान नहीं करेंगे। दैट इज द मेन थिंग विच विल हेल्प यू इन फ्यूचर, जो चीज आपको बेनिफिट देगी फ्यूचर में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि मैं आपको कन्वे करना चाह रहा था स्टार्ट में। और देन अगर हम साथ ही बात करते जाएं जी इंस्टीट्यूट के बारे में, इंस्टीट्यूट जी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ बेसिकली सीए फर्म है वर्चुअल टैक्स का ही आगे एक प्रोजेक्ट है आईबी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस, जहाँ पे हम लोग मोस्टली लॉयर्स, मैक्सिमम हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, इसके साथ साथ फिर कॉमर्स ग्रेजुएट्स जो होते हैं या फिर सीए के स्टूडेंट्स होते हैं, एसीसीए स्टूडेंट्स होते हैं, सीएमए के स्टूडेंट्स होते हैं, इसके साथ साथ एमकॉम बीकॉम एमबीएस वगैरह ये सारे, और हाँ कुछ बिजनेसमैन या कुछ लोग जो ऑलरेडी अपना कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं वो अपनी फाइलिंग ऑलरेडी जब करवा रहे होते हैं अपने टैक्स के अपने कॉर्पोरेट के काम करवा रहे होते हैं किसी कंसल्टेंट से, तो इस चीज को इन्विजिलेट करने के लिए कि उनका काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है वो किसी ना किसी कंसल्टेंट को मजीद हायर करने की बजाय क्या करते हैं कि वो हमारा कोर्स कर लेते हैं ताकि उन्हें एटलीस्ट कुछ ना कुछ आइडिया हो कि उनका कंसल्टेंट जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसके साथ कोई दो नंबरी तो नहीं हो रही, या ऐसा तो नहीं है कि उसके कंसल्टेंट को काम आता ही नहीं है और वो उनको जो है वो उल्टा नुकसान में लेके जा रहा है। तो इन सारी चीजों के लिए जो है ये कोर्स आपके लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल होगा, ठीक है जी। अगर आगे मूव करते जाएं तो खैर ये तो किताबी बातें इंस्टीट्यूट वगैरह के बारे में, मिशन वगैरह ये मिशन वगैरह में जी कोई बहुत ज्यादा देखने सुनने वाली चीजें नहीं है। सिर्फ इतना मैं आपको बता दूं कि एक तो हम लोग प्रैक्टिकल कोर्स सिखाते हैं सारे का सारा ऑनलाइन ही सिखाते हैं पोर्टल्स के ऊपर लाइव आपको प्रैक्टिस भी करवाते हैं। आपको जो है वो अपने जो हमारे करंट क्लाइंट्स होते हैं करंट क्लाइंट्स का डाटा आपको प्रोवाइड किया जाता है, आप लोगों की फाइलिंग करते हैं और हम लोग उस फाइलिंग को प्रॉपर चेक करने के बाद सबमिट करते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट में भी टैक्सेस में भी। सेकंड चीज मैं आपको जो बताता चलूँ वो ये है कि एक शॉर्ट और लिमिटेड टाइम का ये कोर्स होता है। लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर आप वो तमाम एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं जो कि अगर यहाँ पे कोई सीए या एसीसीए या सीएमए से वाबस्ता लोग होंगे तो वो इस चीज को जरूर अटेस्ट करेंगे मेरी इस बात को कि 5-5 10-10 या 12-12 15-15 साल भी लग जाते हैं लोगों को सीए एसीसीए वगैरह में यही सारे स्किल्स हासिल करते हुए, जो कि प्रैक्टिकली आपको विद इन 4 to 5 मंथ सिखा दिए जाएंगे, ठीक है। और इनकम टैक्स जो है वो सिर्फ एक मंथ के अंदर अंदर आपको सिखा दिया जाएगा। और सेकेंडली जो इसके अंदर मैं आपको चीज बताता चलूं वो ये होगी कि ना सिर्फ आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे जिस तरह से कि अभी हम लोग एक दूसरे के आमने सामने, सिर्फ ऐसा ही नहीं होगा बल्कि आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। जब आप लोग ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपने जो पढ़ा है वो खत्म हो गया है, नहीं, 1 साल तक आपके पास ये तमाम रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, ठीक है। आप लोग जब चाहें अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, यानी कि अपने पोर्टल में जाएंगे, हमारी वेबसाइट पे आपका अपना जाती पोर्टल होगा,
उसके अंदर आपकी लॉगिन आईडी लगेगी, पासवर्ड लगेगा और आपके तमाम लेक्चर्स अप टू 1 ईयर आपके पास सेव रहेंगे। और सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं होंगे, इसमें आपका कंप्लीट स्टडी मटेरियल होगा, कंप्लीट सपोर्टिंग मटेरियल आपके पास होगा उसी एलएमएस के अंदर। और लास्ट पे ये चीज रह गई है जी कि अगर कोई ऑन कैंपस क्लासेस लेना चाह रहा हो तो वो लाहौर कैंपस में ले सकता है। ऑनलाइन ऑल ओवर द पाकिस्तान क्लासेस मौजूद हैं और 1 साल तक हमारी सीए फर्म वर्चुअल डेस्क जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्ट भी करेगी। जब आप अपना काम शुरू करेंगे तब से लेके नेक्स्ट 1 साल तक आपका कोई भी काम होगा, किसी भी क्लाइंट के काम में आपको इशू आ रहा होगा तो 1 साल तक हमारी फर्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्ट करेगी। ये थी जी कुछ कोर्स के अलावा इदारे के बारे में बातें, ये मैंने आपको बता दी। ठीक है जी। सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजरी इज अ 4 मंथ जर्नी, 4 से 5 महीने हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन जब तक स्टूडेंट्स खुश नहीं होते, राजी नहीं होते कि जी हमें एक ही चीज सिखा दी गई है, तब तक हम लोग अपनी जान नहीं छुड़वाते। तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है, हम लोग सिखाते रहते हैं, आप लोग सीखते रहते हैं। जब आप लोग खुद अपने मुंह से कह देते हैं कि भाई अब हम लोग कंप्लीट सीख चुके हैं और हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, इनफैक्ट हम लोग सर्व कर रहे हैं लोगों को, तब जाके इस कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाता है। ठीक है। और इसका जो मिनिमम टाइम है वो 4 मंथ्स होता है और मैक्सिमम इसका टाइम जो है वो 5 मंथ्स तक हो जाता है। नॉर्मली हमारी वीक में 3 क्लासेस होती हैं, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है। ये चीज मैं आपको स्टार्ट में बताता चाहूँ ताकि कुछ लोगों को इशू होता है कि जी हमारा टाइम वगैरह मैनेज होगा या नहीं होगा, तो मैं स्टार्टिंग में बताता चाहूँ कि फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे हमारी क्लासेस होती हैं और हमारे पास जो लिमिटेड अवेलेबल टाइम स्लॉट्स होती हैं वो 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक होती हैं। ठीक है। 2 घंटे की क्लास होती है, वो 6 से 8 भी हो सकती है, वो 8 से 10 भी हो सकती है। ठीक है। तो जब आप लोग ये ओरिएंटेशन ले चुके होंगे देन आप लोगों से जो है वो ग्रुप्स के अंदर कंसल्ट कर लिया जाएगा कि आप लोगों के लिए क्या फिजिबल टाइम है। इफ यू पीपल आर अवेलेबल फॉर 6 to 8 और 8 to 10, जो चीज जिसके वोट ज्यादा होंगे, मेजोरिटी जिस तरफ होगी उसी चीज को ऑप्ट कर लिया जाएगा, उसी टाइम स्लॉट को ऑप्ट कर लिया जाएगा। तो खैर आगे चलते हैं जी। तो बेनिफिट्स जो है इस कोर्स के वो मैं बताने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जस्ट ये कि जी आप में से कोई बंदा ये बता सकता है कि टैक्स चीज क्या है बेसिकली, जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं या जो चीज आप सीखने के लिए आए हैं। इनकम टैक्स अगर आप सीखने के लिए आए हैं या टैक्स कंसल्टेंसी सीखने के लिए आए हैं तो बेसिकली टैक्स क्या चीज है? एनीवन जी आप में से कोई बताना चाहेगा? जी एनीवन काइंडली कोशिश करें, उसके बाद मैं बताऊंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रेहान साहब। टैक्स जो है वो हमारी इनकम में से डिडक्ट होता है। उससे ये होता है कि हमारा जो मुल्क चल रहा होता है, इसके जो एक्सपेंस होते हैं वो उसके अंदर मदद देता है। ये काम होता है टैक्स का। बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत ज्यादा इजी करके बता दिया ताकि काफी लोगों को समझ भी आ गया होगा। और इसको मैं थोड़ा सा जो है वो आप समझ लें कि टेक्निकली करेक्ट कर दूंगा। बाकी जो इसका थीम था, जो लॉजिक था, वो आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। थैंक यू रेहान साहब। अच्छा जी, आगे चलने से पहले मैं टैक्स के बारे में बताता चलूं कि बेसिकली टैक्स है क्या। टैक्स सिर्फ वो नहीं है जो हमारी इनकम से कट रहा होगा। अगर हमारी इनकम से कोई बंदा टैक्स ले रहा होगा तो वो इनकम टैक्स कहलाएगा। बिल्कुल वो वाली बात रेहान साहब की ठीक है, लेकिन टैक्स के मुख्तलिफ तरीके हैं टैक्स कलेक्शन के। टैक्स किसी भी तरीके से हमसे लिया जा सकता है। सबसे पहले हम ये समझ लें कि टैक्स है क्या। तो पाकिस्तान में या किसी भी स्टेट में ऐसी एक्टिविटीज जो कि स्टेट लेवल पे परफॉर्म की जाती हैं, जो कि इंडिविजुअली हर बंदा अपने लिए नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनते हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, या पूरे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कों का, नहरों का निज़ाम है, या दिफा का महकमा है, डिफेंस का है, आर्मी का वगैरह। इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये कोई भी बंदा इंडिविजुअली अपने लिए नहीं कर सकता। ना ही कोई बंदा इंडिविजुअली अपने लिए पूरे मुल्क में सड़कों का जाल बिछा सकता है, ना इंडिविजुअली कोई बंदा अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे या बैनुल अक़वामी लेवल पे दूसरे मुल्कों से प्रोटेक्ट कर सकता है या एनिमीज वगैरह से प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इस तरह के जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं जो कि स्टेट लेवल पे की जाती हैं, उनके लिए स्टेट को फंड्स चाहिए होते हैं, पैसा चाहिए होता है। और स्टेट अपने फंड्स कहाँ से ले सकती है? उसके पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो लोन ले ले, डोमेस्टिक लोन भी हो सकता है, वो इंटरनेशनल लोन भी हो सकता है बाहर से, या फिर स्टेट के पास ऑप्शन होता है कि वो अपने ही मुल्क के रहने वाले लोगों से, अपनी आवाम से कुछ फंड्स कलेक्ट कर ले, कुछ पैसे उनसे मांग ले, और वो भी नहीं कि सबसे मांगे, जो बंदा जितने दे सकता है। ठीक है, अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक। वो इस्तात कैसे कैलकुलेट की जाती है? वो बेसिकली आपकी जो इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स रेट्स लागू हो जाते हैं, जिसमें 6 लाख रुपए मिनिमम इनकम होनी चाहिए। ठीक है, 6 लाख से ऊपर जो बंदा कमा रहा होता है उससे टैक्स लेती है गवर्नमेंट, अदरवाइज नहीं लेती। तो गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट आप लोगों से फंड्स कलेक्ट करती है, फंड्स मांगती है, ताकि वो अपने जितने भी स्टेट लेवल की एक्टिविटीज होती हैं उन्हें पूरा कर सके।
और वो जो पैसा लेना गवर्नमेंट का या आपसे कलेक्ट करने का वो जो अमल है ना, उसे कहा जाता है कि जी गवर्नमेंट टैक्स लेती है। और वो जो पैसे का हिस्सा है या वो आपकी इनकम का कुछ हिस्सा है जो कि गवर्नमेंट के पास चला जाता है आपकी इनकम में से निकल के, उस हिस्से को बेसिकली टैक्स कह दिया जाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को टैक्स बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब फर्दर आगे मूव करने से पहले दो और चीजें हैं जिन्हें मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जी रिटर्न फाइल करने का क्या मतलब है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो एक वर्ड बोलते होंगे फाइल रिटर्न करना, वो बिल्कुल गलत वर्ड है। जो आप में से माशाल्लाह लॉयर्स हैं या एलएलबी बैकग्राउंड से, उन्हें बहुत अच्छे से इस चीज का पता है कि फाइल करने का मतलब, फाइल जो है आप समझ लें कानूनी जुबान का लफ्ज है। मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एक रफ आइडिया आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि समझे कि फाइल एक कानूनी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है कोई भी चीज भेज देना या सबमिट कर देना या जमा करवा देना या सुपुर्द कर देना। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फाइल का मतलब होता है जमा करवा देना या सुपुर्द कर देना। और जो इसमें लफ्ज है रिटर्न, रिटर्न फाइल करना कहते हैं ना, जो इसमें पहला वर्ड होता है रिटर्न, रिटर्न ऑफ इनकम, कंप्लीट वर्ड है रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम का क्या मतलब होता है कि मैंने पूरा साल में कितने पैसे कमाए, कितने खर्च किए और कितनी मुझे बचत हो गई, यानी कि पूरे साल की अपनी आमदन का जो हिसाब किताब है ना, उसे कहा जाता है रिटर्न ऑफ इनकम। और उस रिटर्न ऑफ इनकम को अगर एफबीआर को भेज दिया जाए या सबमिट कर दिया जाए तो उसे हम कानूनी जुबान में कह लेते हैं हमने रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल कर दिया है, यानी अपनी इनकम का जितना भी हिसाब किताब था वो एफबीआर को दे दिया। एफबीआर क्या है अभी हम इस चीज पे भी आते हैं, लेकिन एफबीआर को भेज देना दैट्स कॉल्ड रिटर्न फाइल करना। पुराने जमाने में ये चीज फिजिकली परफॉर्म की जाती थी, कागज पे हिसाब किताब करके जो है वो एफबीआर के ऑफिस में जमा करवाते थे लोग। अब ऐसा नहीं होता, अब एफबीआर ने अपनी एक वेबसाइट बना दी हुई है जिसको कि लोग आइरस के नाम से जानते हैं। आइरस के ऊपर ही आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स होते हैं, बना बनाया फॉर्म होता है आपका लैपटॉप स्क्रीन पे, आप लोग उसको फिल करते हैं कि जी मैंने इतने पैसे कमाए हैं, इतने खर्च किए हैं, इतने बचत हो गई है, और उस चीज को सबमिट कर दिया जाता है वहीं पे उसी टाइम, और इसे कहा जाता है कि हमने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है। तो आई होप कि ये चीज भी आपको क्लियर होगी। मैं आपको थोड़ा थोड़ा साथ प्रैक्टिकली दिखाता भी चलूं ताकि आप लोगों को जो है वो बाद में इशू ना हो। ये जी आइरस है, वो वेबसाइट है बेसिकली जिसके ऊपर के टैक्स की फाइलिंग होती है। ठीक है, irs.fbr.government.pk वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाती है। जो लोग इसके ऊपर रजिस्टर हो चुके होते हैं, जिन्हें आपने सुना होगा फाइलर कहा जाता है जिन्हें, ठीक है, जो लोग फाइलर हो चुके होते हैं उन सब लोगों का यहाँ पे एक एक अकाउंट बन चुका होता है। ठीक है, इसी तरह से जो उनका CNIC नंबर होता है, ये उनकी लॉगिन आईडी होती है, पासवर्ड उन्हें एफबीआर अलॉट कर देता है। वो क्या करते हैं, अपने इस पोर्टल पे आते हैं, यहाँ से लॉगिन करते हैं जी ऐसे। ठीक है, तो एक सेकंड मैं कोई फ्रेश प्रोवाइड करता हूँ इसे। ये सारे जो लॉगिन आईडीज हैं जी, ये इस तरह से आपके पास भी होंगी, आपके क्लाइंट्स की लॉगिन आईडीज होंगी आपके पास। और जब भी उनकी रिटर्न फाइलिंग का टाइम आना है तो आपने खुद ही उनके पोर्टल्स को ओपन करना है और उनकी रिटर्न फाइलिंग कर देनी है। अच्छा जी, ये पोर्टल अब एक बंदे का ओपन हो गया, सबसे ऊपर उनका नाम आ रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल इनका नाम लिखा हुआ है मसूदुर रहमान अलवी साहब। ठीक है, अब ये क्या होगा, यहाँ पर इनकी ऐसे रिटर्न वगैरह फाइल की जा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस ऑप्शन पे जाता हूँ नॉर्मल रिटर्न, तो यहाँ पे मैंने लिख देना कि इनकी किस साल की रिटर्न फाइल होगी। ये सारा आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा, इस पोर्टल का एक एक जो है एलिमेंट है, एक एक फीचर आपको प्रॉपरली सिखाया जाएगा। परेशानी होना आपने कि पोर्टल शायद कि बहुत मुश्किल होगा, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको सारा सिखाया जाएगा। अभी मिसाल के तौर पे इनकी 2024 की रिटर्न अगर हम फाइल करें, जो कि मैं चेक करता हूँ अगर किसी लड़के ने कर ना दी हो, आई थिंक इनकी ड्राफ्ट में पड़ी है। ड्राफ्ट में बेसिकली एक ड्राफ्ट एक ऐसा एरिया होता है जब ये आपने कंप्लीट रिटर्न पूरी फाइल नहीं की होती, आधा काम करके आपने रखा होता है। ठीक है, प्रॉपर कैलकुलेशन से करना होता है। अच्छा जी, इस तरह से अब ये रिटर्न फाइल ओपन हो जाती है जो कि आपने फाइल करनी होती है। इसके ऊपर लिख के आ रहा है जी ईयर 2024, साल 2024 की रिटर्न होती है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सैलरी, सैलरी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने पुट कर देनी है, कितनी तनख्वाह वगैरह मिली है आपको। मिसाल के तौर पे इस बंदे को साल में तनख्वाह मिली है जी 7 लाख रुपए, मैं यहाँ पे 7 लाख रुपए लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर कैलकुलेट पे क्लिक कर दूंगा। कैलकुलेट करने के बाद अगर ये जो बटन लिखा हुआ है सबमिट, मैं इस पे जाऊंगा, सिर्फ सबमिट का बटन दबाऊंगा और रिटर्न फाइल हो जाएगी। इतना ज्यादा इजी काम है ये।
अगर कोई बंदा बिजनेस इनकम कमा रहा है, कारोबार से पैसे कमा रहा है, तो ये बिजनेस का डिब्बा बना हुआ है। अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी से पैसा कमा रहा है तो ये उसका डिब्बा बना हुआ है। अगर कोई बंदा ज़राअत का काम कर रहा है, एग्रीकल्चर वगैरह का, तो उसका भी ऐसे ही डिब्बा बना हुआ है। कैपिटल गेन होता है, सोना चांदी की खरीदो फरोख्त से जो पैसा कमाते हैं, ये वो आ जाता है। तो बहुत ईजी है ये सारी चीजें, ठीक है। अभी मकसद था मेरा सिर्फ और सिर्फ आपको आयरस एक दफा दिखाना कि आयरस होता किस तरह से है और इस पे काम किस तरह से करते हैं। वापस हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे, लेकिन स्लाइड्स पे जाने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि किसी का कोई सवाल हो यहाँ तक तो आप लोग काइंडली जरूर पूछें, ताकि साथ साथ हमारी जो भी कंफ्यूजन हो, जो क्वेरीज हो, वो सॉर्ट आउट होती रहे, बजाय ये कि आप उन चीजों में कंफ्यूज रहें और पूरी क्लास भी गुजर जाए। जी, एनीवन, इज देयर एनी क्वेश्चन? काइंडली यस और नो कीजिएगा। समझ आ रहा है यहाँ तक? अच्छा, किसी बंदे के अगर गोल्ड वगैरह इसमें असेट्स वगैरह में सबमिट कराने हैं, वो कहाँ पे हम इनपुट करते हैं? सर वो वेल्थ स्टेटमेंट में करते हैं, ठीक है। अभी जैसे हम यहाँ पे खड़े थे ना आइरिस पे, बेसिकली जी। आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न होती है इसके दो हिस्से होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न की। इनकम टैक्स रिटर्न आपकी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे खत्म हो जाती है इतनी जगह पे। इसमें आपकी सिर्फ महीने की इनकम, साल की या महीने की इनकम आ रही होती है, और जो आपके एसेट्स होते हैं वो जी यहाँ जी, पे नीचे आ रहे होते हैं। ये लिखा हुआ है वेल्थ स्टेटमेंट। अगर हम इस पे जाएंगे ना तो ये ठीक है, देखें एंड पे लिखा हुआ है पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यहाँ पे जाएंगे आप, ठीक है। तो अब ये देखें आपके पास ये पूरी एक एसेट्स की लिस्ट ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे आपने लिखना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इनका लिखा हुआ है ये प्रीशियस पोजेशन आ गया, यानी कि कोई खास चीज हो जी, जो इनकी मलकियत में, और उसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है, गोल्ड 15 तोला, ठीक है। और अभी इसके आगे इन्होंने इसकी प्राइस नहीं लिखी, इसकी कीमत नहीं लिखी, क्योंकि अभी रिटर्न फाइल नहीं हुई। जो भी कोई लड़का है इस क्लाइंट को देख रहा होगा, अभी वो इनकी चीजें बना अच्छा, रहा है। अगर 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 किसी की फाइल हो चुकी है तो फिर हम इसमें इनपुट नहीं कर सकते बाद जी में? जी, कर सकते हैं, कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपसे गलत भी हो जाए, गलती भी हो जाए, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, किसी को अगर शादी में गिफ्ट मिला है किसी लड़की को तोला, तो वो इसमें ऐड कर सकते हैं? वो गिफ्ट में शो करेंगे, कहाँ पे शो करेंगे? नहीं, वो आप इसको अपने प्रीशियस पोजेशन में ही शो करेंगे, जो ये गोल्ड ठीक है, में ही शो करेंगे। वो एक अलग चीज है कि उसकी जो मनी ट्रेल है वो अगर देनी हो कि जी मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं, ये कहाँ से आए हैं, तो फिर हम उसको गिफ्ट में शो करेंगे। और अगर आपके पास ऑलरेडी पहली बार आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उससे पहले का आपके पास गोल्ड मौजूद है, तो आपको गिफ्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसे अपना एसेट बना के लिख सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में शामिल है। मैं आपको इन सारी चीजों के एस्पेक्ट्स बताऊंगा, इनके जितने भी पर्सपेक्टिव्स हैं वो बताऊंगा, कहाँ पे फायदा है, कहाँ पे नुकसान है। आप बिल्कुल बेफिक्र है। अभी तक जितनी चीजें मैंने बताई हैं उनमें अगर कोई इशू है तो आप पूछें। अच्छा जी, खैर मैं अज्यूम करता हूँ कि यहाँ तक की चीजें आप लोगों को क्लियर है। फर्दर हम आगे मूव करते हैं जी। जी थैंक यू हसन साहब। जी उस्मान लतीफ साहब, एनी क्वेश्चन? चले, आई थिंक गलती से उनसे जो है वो हैंड रेज हो गया। अच्छा सर, एक बात पूछनी थी, इस तोला के ऊपर हम टैक्स वगैरह अप्लाई होता है या नहीं? सोलर के ऊपर? ये नहीं, ये जो तोला लिखेंगे हम, कितना तोला है हमारे पास गोल्ड? गोल्ड नहीं जी, इसके ऊपर टैक्स नहीं होता। मैं एक चीज आप सब लोगों को क्लियर करता जाऊं, इनकम टैक्स का मतलब बेसिकली ये होगा कि जो भी बंदा इनकम कमा रहा होता है ना, जो पैसे आप उसके काम ऊपर करके कमाते हैं उसके ऊपर टैक्स होता है। जो चीजें आपके पास टैक्स। पड़ी होती हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, ठीक है। आपके पास करोड़ों रुपए के चाहे एसेट्स क्यों ना पड़े हो, हाँ अगर आप कोई एसेट बेचते हैं, बेचने के दौरान जो आप मुनाफा कमाते हैं उसके ऊपर टैक्स जरूर होगा। आप सोना आपने ले लिया फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का, आप बेचते हैं 11 लाख का, तो ये जो ऊपर वाला 1 लाख रुपए है इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये आपकी इनकम तस्वर होगी। लेकिन अगर आपके पास सोना पड़ा है 50 लाख का, 1 करोड़ का क्यों नहीं पड़ा, कोई टैक्स नहीं देना आपने। जी उस्मान लतीफ साहब। सर ये जो होती है ज़कात, सदका, और ये भी ऐड करना होता है? जी जी बिल्कुल, आपने ज़कात के बारे में लिखना होता है। बेसिकली जितने पैसे आप ज़कात में देते हैं ना, वो आपकी इनकम में से निकल जाते हैं, फिर उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, ठीक है। तो एफबीआर इस चीज को इनकरेज करता है कि आप लोग, अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो 8 लाख रुपए कमा रहा है और उसमें से अगर वो 10,000 रुपए ज़कात दे रहा है ना, तो ये नहीं कंसीडर किया जाएगा कि उसकी इनकम 8 लाख है, फिर ये कंसीडर किया जाएगा कि उसकी इनकम 7,90,000 रुपए है, तो उस हिसाब से उसके ऊपर टैक्स भी कम लगेगा। इस चीज को एफबीआर इनकरेज करता है। नहीं, जो हम इनकम ऐड करेंगे वो ज़कात निकाल के लिखेंगे?
नहीं, आप ज़कात लगा के नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ ज़कात वाले डिब्बे में जाके ज़कात लिख देंगे, वो जो पोर्टल है आइरस वो खुद ब खुद उसको माइनस कर देगा। आपने सिर्फ डाटा पंच करना होता है, जो चीज जहां पे होगी आपने बस वहां पे लिखते जाना है, कैलकुलेशन ये सही। ठीक है। और इसी के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ उस्मान साहब आपसे भी और मैं बाकी सबसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हम दरमियान में इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे तो शायद टाइम वेस्ट होगा। लास्ट पे हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट सेशन होगा, आप जितने मर्जी क्वेश्चन पूछिएगा। दरमियान में आपसे सवाल पूछने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि जितना मैंने अब तक पढ़ा लिया, क्या वो चीजें आपको समझ आ रही हैं, टेक्स्ट क्या है ये चीज आपको क्लियर हो रही है? जी साथ चिम्मा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्वेश्चन ये था कि वेल्थ स्टेटमेंट अगर लेट अस सपोज पुराने किसी ईयर में गलत हमने कर दी है जी एंटर अपनी, तो क्या वो अमेंड हो सकती है? जी, वेल्थ स्टेटमेंट आपकी जितनी मर्जी पुरानी हो वो अमेंड हो जाती है। सिर्फ आपने क्या करना होता है, अटैचमेंट के अंदर वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना होता है। मिसाल के तौर पे आपने साल 2018 के अंदर एक जमीन खरीदी थी जो कि आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में शो ही नहीं की, 10 लाख का आपका प्लॉट था। आज आपको महसूस हुआ है कि आपको अपनी 2018 वाली स्टेटमेंट के अंदर वो जमीन शो करनी चाहिए थी, तो आप जाके जैसे ही उसे अमेंड करेंगे, अमेंड करने के साथ साथ आपके जो भी डॉक्यूमेंट होंगे प्रॉपर्टी के, आपने उन्हें अपलोड करना है। ठीक है, स्कैन करके उन्हें अपलोड कर देना है कि जी ये वो वजह है, इस प्रॉपर्टी के मैंने परचेज किया था, उस टाइम मैं इसको डिक्लेयर नहीं कर सका, आज मैं इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वो सबमिट हो जाएगी और अप्रूव भी हो जाएगी। तो सर ये नहीं बोलेंगे 2018 में 10 लाख रुपए कहाँ से आया आपके पास? जी अगर 2018 में आपके पास उस क्या उसके नाम है अल्टरनेट एसेट्स पड़े होंगे तो वो आपने वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर पहले क्लियर करना है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जाके 10 लाख लिख दिया और वो सबमिट हो जाएगी। आपने उस टाइम पे कुछ एसेट्स को कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, कन्वर्ट करना मैं सिखाऊंगा आपको। चलो ठीक। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के, आपने अच्छे क्वेश्चंस हैं। इंशाल्लाह मैं लास्ट में सारे क्वेश्चंस दूंगा, लेकिन अभी हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हों जिनको बिल्कुल ही नहीं पता वेल्थ स्टेटमेंट क्या है, तो उनके लिए ये चीज थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी और उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं दोबारा अपने टॉपिक पे आता हूँ। स्लाइड पे चलते हैं जी। अच्छा जी, ये एक चीज लिखी है कि बेनिफिट आफ्टर दिस कोर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बेनिफिट्स बताया जाए, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं एक टैक्स कंसल्टेंट के लिए, तो इन टर्मिनोलॉजीज में आपने कंफ्यूज नहीं होना। इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हो, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हो, ट्रेडमार्क कंसल्टेंट हो, बिजनेस एडवाइजर हो, ये सारे वो नाम हैं जो कि हम लोगों ने अपने खुद ही रखे हुए हैं और सिर्फ अपने समझने के लिए हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉपर अथॉरिटी हो गवर्नमेंट लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जो ये दे रही हो। हाँ, इसमें से सिर्फ एक नाम जो सबसे पहला नाम है आईटीपी, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, वो एक ऐसा टाइटल है जो कि एफबीआर प्रोवाइड करता है। उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे एफबीआर में इंटरव्यू होता है, और उसके बाद आपको जाके ये टाइटल मिलता है आईटीपी इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का। उसके बारे में भी जरूर गाइड किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये है कि इन तमाम टर्मिनोलॉजीज का, इन तमाम टाइटल्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जी वो बंदा जो टैक्स और कॉर्पोरेट का इल्म रखता हो और लोगों को एडवाइस कर सके, लोगों को चीजें गाइड कर सके। तो ओवरऑल ये हमारा कोर्स है जी, सीटीसी है, सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अभी हम लोग 1 मंथ का इनकम टैक्स का कोर्स भी साथ ही करवा रहे हैं। जो 1 मंथ का करना चाह रहा होगा वो 1 मंथ तक पढ़ेगा, उसके बाद जो आगे मूव करना चाह रहे होंगे वो वैसे ही सेल टैक्स पे और आगे फिर कॉर्पोरेट में मूव कर जाएंगे। अच्छा, ये चलते चलते ट्रेनर प्रोफाइल के बारे में बताता चलूं। मेरा नाम नुमान अहमद है जी, पर्सनली मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ। ठीक है, और कुछ और अगर मैं क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो मेरा जी एमबीए फाइनेंस है। इसके साथ साथ मेरी वैसे ग्रेजुएशन भी है कॉमर्स में, वो चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की हुई। बीकॉम भी है, देन एमबीए फाइनेंस है, इसके साथ साथ मेरा डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ है। ठीक है, मेरे आर्टिकल्स जो हैं वो दुनिया की तीसरी बड़ी फर्म से हैं। ठीक है जी, ईवा इस्लामाबाद से मेरे आर्टिकल्स हैं और मेरे आर्टिकल्स भी टैक्स में ही हैं। और आज तक मैंने जितना भी काम किया है वो मैक्सिमम टैक्सेशन में ही किया है। इसके अलावा ऑडिट में भी, बिजनेस एडवाइजरी में भी काम किया है, लेकिन मैक्सिमम मेरी जो प्रैक्टिस है वो टैक्सेशन में ही है। चाहे वो टैक्सेशन कॉर्पोरेट की हो, चाहे इंडिविजुअल लेवल्स की हो, हर तरह की। और इवन दैट मल्टीनेशनल कंपनीज में भी मैंने काम किया हुआ है, जिसके अंदर जो ज्यादा, वैसे तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाता कहीं पर भी, एक चीज लर्न करनी होती है उसके बाद फर्दर आगे मूव कर जाना होता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा भी मैंने किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है तो वो है डोंगजिन। ठीक है, चाइनीज कंपनी है डोंगजिन, और डोंगजिन में मैंने नियरली 5 to 6 मंथ सर्व किया है, और वो भी टैक्स डिपार्टमेंट में एज अ सीनियर टैक्स कंसल्टेंट। और खैर 4 से 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है जी टैक्सेशन में, ऑडिट में और जितने भी कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं
इसके अलावा डिफरेंट फर्म्स के अंदर मैंने सीनियर एसोसिएट लेवल पे काम किया है, ये भी टैक्सेशन में भी किया है, ऑडिट में भी किया है, लेकिन ज्यादा टैक्सेशन में किया है। करंटली अभी हमारी अपनी टैक्स फर्म है वर्चुअल टैक्स के नेम से, और लाहौर में आप में से कोई भी बंदा विजिट करना चाहे तो यू आर ऑलवेज वेलकम। कोई चीज सीखना चाहे, आके सीखना चाहे, कोई चीज कंसल्ट करना चाहे, यू आर ऑलवेज वेलकम। मेरे साथ मेरे और भी पार्टनर्स होते हैं, सीनियर्स भी होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ सीनियर एडवोकेट्स भी होते हैं हमारे साथ फॉर लिटिगेशन पर्पस। तो ओवरऑल ये एक कंप्लीट फर्म है, ठीक है। इसके अलावा मेरा बिजनेस एडवाइजरी में एक समझ लें वास्ट एक्सपीरियंस ही है। किसी भी तरह की बिजनेस एडवाइजरी हो, अल्हम्दुलिल्लाह वी पीपल आर सर्विंग, और बहुत अच्छे से सर्व कर रहे हैं हम लोग। कंप्लीट बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट की जो है वो हम लोग सर्विसेज भी दे रहे होते हैं। तो खैर आगे चलते हैं। अब मुझसे कोई बंदा मिलना चाहे तो यू आर वेलकम। अच्छा मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। कौन है? अच्छा जी, कोर्स की ड्यूरेशन, कंप्लीट कोर्स जो है उसकी ड्यूरेशन होगी 4 मंथ्स की। टोटल जो लेक्चर्स होंगे हमारे वो 35 to 40 लेक्चर्स होंगे। लेक्चर की ड्यूरेशन 1.5 आवर हुआ करेगी। अप्रोक्सीमेटली जो ये टोटल आवर्स बनेंगे वो आपके 60 आवर्स बनेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपका जो इनकम टैक्स होगा वो करीब 12 से मैक्सिमम 15 क्लासेस तक जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर आपका कंप्लीट इनकम टैक्स पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारे जो है वो फर्दर मॉड्यूल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको इसके मॉड्यूल्स के बारे में तो ऑलरेडी बता ही दिया हुआ है। तो अब हमें जो है वो, मैं एक दफा इनकम टैक्स वाली फाइल ओपन कर दूं ताकि हम उसके बारे में बात करें, क्योंकि आप में से जो ज्यादातर लोग होंगे वो इनकम टैक्स कोर्स में ही इंटरेस्टेड है। अच्छा जी, इनकम टैक्स कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 4 वीक्स की है। टोटल जो लेक्चर्स होंगे वो आपके 12 से 15 होंगे। लेक्चर ड्यूरेशन ऑलरेडी आपको बता दिया, 1.5 आवर की आपका लेक्चर होगा, और जो लास्ट 30 मिनट्स होंगे उसके अंदर आपके क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। तो ओवरऑल जो है 2 घंटे का लेक्चर बन जाएगा। फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे 3 दिन हमारी क्लास हुआ करेगी। अगर इसके मॉड्यूल्स के बारे में आपको बताऊं तो हम इस एक इनकम टैक्स के कोर्स के आगे फिर फर्दर 5 मॉड्यूल्स हैं, जो कि 1 से 1.5 महीने का कोर्स है, 12 से 15 लेक्चर्स का। हम लोग फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर आईरस सीखेंगे, थोड़ी सी बेसिक अकाउंटिंग सीखेंगे, ताकि वो लोग जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से नहीं है, या वो लोग जो लॉ के बैकग्राउंड से हैं, लॉयर्स को अकाउंटिंग नहीं उन्होंने पढ़ी होती और उन्होंने अपनी चीज में वो एक्सपर्ट होते हैं, लिटिगेशन में एक्सपर्ट होते हैं, और उनके लिए फिर ये स्टार्टिंग में सिर्फ मैक्सिमम 1 से 1.5 लेक्चर हम लगाएंगे बेसिक अकाउंटिंग और आईरस की नो हाउ पे। उसके बाद हम सब लोग इंशाल्लाह एक ही लेवल पे बराबर खड़े होंगे। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे इनकम टैक्स की जितनी भी फाइलिंग है आईरस के ऊपर। अच्छा, अब इनकम टैक्स की फाइलिंग का तरीकाकार क्या होगा जी? हम लोग बेंचमार्क किया करेंगे हमारे पोर्टल आईरस को, ठीक है। आईरस मैंने आपको ऑलरेडी जैसे दिखा दिया। अब ये जैसे कि ये आपके सामने पोर्टल खुला हुआ है आईरस, तो आईरस को बेंचमार्क करते हुए हमने देखना है कि आईरस के ऊपर जितने भी फीचर्स हैं, बटन्स हैं, एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, एक एक बटन को, एक एक एलिमेंट को पकड़ते जाना है, और हर एक एलिमेंट के पीछे कोई ना कोई एक लीगल प्रोविजन होगी, कोई कानून होगा। रजिस्ट्रेशन हो रही है तो किसी ना किसी कानून के तहत हो रही है। इनकम डिक्लेयर हो रही है तो किसी ना किसी सेक्शन, किसी ना किसी कानून के तहत हो रहे हैं। एसेट्स अगर कोई बंदा डिक्लेयर कर रहा है तो वो भी ऐसे ही है। आपकी रिटर्न के अंदर कोई गलती हो रही है, उसको रेक्टिफाई किया जा रहा है तो वो भी कोई कानून है। अपील भी किसी कानून के तहत हो रही है, रिफंड भी कानून, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कानून है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं आप लोगों को सिर्फ ये सिखाता जाऊंगा कि भाई ये वाला बटन दबाना है तो ये ऑप्शन आएगा, फिर ये वाला बटन दबाना है तो ये, ऐसा तो फिर कोई भी कर देगा, फिर उसके लिए पढ़ने लिखे होने की शायद जरूरत ही नहीं है।
तो हम लोग इतना ज्यादा रफ भी नहीं इस चीज को लेके चलेंगे, और ऐसा भी नहीं करेंगे कि मैं आप लोगों को पूरे कोर्स में किताब ही पढ़ाता जाऊँ और प्रैक्टिकल की तरफ लेकर ही ना हो। नहीं, हम लोग सिर्फ बेंचमार्क किया करेंगे पोर्टल को कि जी आज हमने रजिस्ट्रेशंस को फॉर एग्जांपल देखना है, तो हम लोग जैसे रजिस्ट्रेशंस को देख रहे होंगे, अच्छा जी रजिस्ट्रेशन को कौन सा सेक्शन डील करता है, सेक्शन 181 डील कर रहा है जी रजिस्ट्रेशन को, सेल टैक्स के रजिस्ट्रेशन को सेक्शन 14 डील कर रहा है। ये सेक्शंस आ रहे होते हैं साथ में, 181 और ये वो, ये सेक्शंस वगैरह कहाँ पे पड़े होते हैं जी, ये आपकी एक किताब है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ठीक है, ये आपके सेक्शंस उस किताब के अंदर पड़े होते हैं। ये किताब जो आप समझ लें पूरे मुल्क में इसको तमाम लोग भी यूज कर रहे होते हैं, इसको एफबीआर वाले भी यूज कर रहे होते हैं, इसको आपके कानूनी इदारे भी इसी किताब को यूज करते हुए इन्हीं चीजों से कंसल्ट करके सारा काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये कहाँ से किताब डाउनलोड होनी है जी, मैं वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो रिटर्न फाइलिंग, ठीक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे रिटर्न फाइलिंग के ऊपर कि बेसिकली आपने जो एफबीआर की रिटर्न फाइल करनी है आईआरएस पे, वो आपने कैसे करनी है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी इनकम्स हो सकती हैं, किस किस बंदे की रिटर्न हो सकती है। असल काम ही यही है, आप लोग यही तो सीख रहे हैं कि जी रिटर्न फाइल करनी कैसे है, वो आ जाएगी आपकी सारी चीजें, ठीक है। इसके अंदर जब रिटर्न फाइल हो जाती है ना जी किसी बंदे की, यानी कि जब वो अपना चीजों को डिक्लेयर कर देता है, तो फिर उसमें अगर कोई भी किसी बंदे को इश्यू होता है, तो या तो उस बंदे को इश्यू होता है कि जी मेरा टैक्स इतना नहीं बनना चाहिए था, इतना बनना चाहिए था, या हो सकता है कि एफबीआर को उस बंदे के साथ कोई इश्यू हो, एफबीआर कहे कि यार आपने रिटर्न सही फाइल नहीं की। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि एफबीआर हो या कोई भी कानूनी इदारा हो, मैं बिल्कुल जनरल लेवल पे जाके बात करूंगा कि कोई भी इदारा हो जिसकी आपने कंप्लायंस करनी हो, जिसके आपने अहकामात पे अमल करना हो, अगर आप सही से अमल नहीं करेंगे तो वो लाजमी तौर पे आपको कोई ना कोई नोटिस भेजेगा, ठीक है। नोटिस में क्या होगा, नोटिस में वो कहेगा कि भाई आपने ये वाली जो हमारे अहकामात है इन पे अमल नहीं किया या इस चीज की कंप्लायंस नहीं की। अब इस नोटिस को कैसे डील करना है, इसका रिप्लाई कैसे करना है, इसकी कंप्लायंसेस कैसे करनी है, ये चीजें भी आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। नोटिस आएगा तो फिर उसका रिप्लाई करना है, रिप्लाई कैसे बनाना है, लीगल लैंग्वेज में रिप्लाई बनाना होता है, लीगल ड्राफ्टिंग करनी होती है, कानूनी जुबान में रिप्लाई करना होता है, ये सारी चीजें भी सिखाई जाएंगी। अच्छा, क्लाइंट को एफबीआर की बात नहीं समझ आ रही, क्लाइंट कह रहा है कि नहीं भाई मैं सही कह रहा हूँ, एफबीआर गलत कह रहा है, मैंने एफबीआर की बात नहीं माननी, तो क्लाइंट क्या करता है, एफबीआर के खिलाफ अपील कर देता है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास अपील कर सकता है, ये डिफरेंट अपील के फॉरम्स हैं, हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है कि भाई ये एफबीआर वाले मेरे साथ सही नहीं कर रहे, इसे कहते हैं अपील करना, अपील फाइल करना, प्रॉपर लिटिगेशन की टर्म है, वकला हजरात इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ भी आपको सिखाया जाएगा। आपके यहाँ से लेके ये जो आईरस में आपकी सिंपल नो हाउ है, यहाँ पे जाने के एनटीएन रजिस्ट्रेशन होती है, बिल्कुल सिंपल चीज, वहां से लेके अपील्स तक सबसे मुश्किल चीज अपील है, ये आपको सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह करवाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको डिजिटल मार्केटिंग में अपने खुद के एड्स लगाना भी सिखा दिया जाएगा, ताकि आप लोग अपने खुद के एड्स लगाएं और खुद अपनी सर्विसेज को सेल करें ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में, बजाय ये कि आप लोगों को अपनी सर्विसेज को सेल करने के लिए भी उसकी कॉस्ट बियर करना पड़े। तो ये है जी हमारा 1 मंथ का कोर्स, ठीक है। अगर मैं इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन में जाऊं, अभी ये डिस्क्रिप्शन आप लोगों को समझ तो नहीं आएगी, बट दिखाने का मकसद ये है कि ये फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी, ताकि आप लोगों को पता हो कि आपके कोर्स के अंदर क्या कंटेंट्स है और आपने इन्हें कैसे डील करना है, ठीक है। ये आईरस के कंटेंट्स है आपके सारे। उसके बाद ये प्रॉपर इनकम टैक्स आ गया, ठीक है। इनकम टैक्स के अंदर आपको एक एक चीज सिखाई जाएगी। आज आप पहले दिन ये जब चीजें देख रहे होंगे तो आपके लिए शायद न्यू लग रही होंगी, लेकिन इंशाल्लाह आज से 1 महीने के बाद आपको ये सारी चीजें आ रही होंगी। ये विद होल्डिंग टैक्सेस क्या होते हैं जी, ये भी आपको सारा कुछ पता होगा, ठीक है। ये मिनिमम टैक्स क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स, और ये सारी चीजें भी आपको पता होंगी, ठीक है। अपने एसेट्स को कैसे डिक्लेयर करना होता है, किन एसेट्स को करना है, किन को नहीं करना है, अगर कोई छुपा हुआ एसेट एफबीआर को मिल जाता है तो उस पर क्या होता है, सजा क्या है, सजा से बचना कैसे है, टैक्स कम से कम कैसे आएगा, टैक्स से कैसे बचना है, ये तमाम चीजें हमारे कोर्स का इंशाल्लाह हिस्सा होंगी जी, ठीक है। तो इवन दैट के जब आपकी अपील्स वगैरह आपको सिखाई जाएंगी तो वहां पर भी आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा कि आपने अपील के ग्राउंड्स वगैरह कैसे बनाने हैं, किस तरह से आपने किस किस फॉरम पे आप लोग अपील फाइल कर सकते हैं, कैसे आप स्टे ले सकते हैं, कैसे आप एक्सटेंशंस ले सकते हैं, ये तमाम लिटिगेशन की टर्म्स भी हर उस बंदे को सिखाई जाएगी जो चाहे लॉयर नहीं भी है, चाहे जिसके पास जो है वो लॉ का नॉलेज नहीं भी है, क्योंकि टैक्स है, टैक्स की जरूरत हर किसी को पड़ती है, टैक्स में अपील भी फाइल करना पड़ सकती है हर किसी को। तो ऐसा नहीं है कि ये नॉलेज सिर्फ वकला हजरात तक ही रहेगा। जिस तरह हम अपने वकला हजरात को अकाउंटिंग सिखाएंगे, डिजिटल इंटरफेस सारा सिखाएंगे, इसी तरह से हमारे वो लोग जो कि एलएलबी बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें हम इंशाल्लाह लिटिगेशन भी सिखाएंगे, ठीक है। लिटिगेशन क्या होती है जी, जो आप
सिंपल अपनी कॉम्प्लाइंसेस करते हैं पहले लैपटॉप पे या कागजी तौर पे, अगर उसके अंदर कोई इशू आ जाता है तो उसके खिलाफ अगर आपको कोई थोड़ी अपील करनी पड़ती है, जिरा करनी पड़ती है, केसेस लड़ने पड़ते हैं, तो इस चीज को लिटिगेशन कहा जाता है। लास्ट पे आपकी डिजिटल मार्केटिंग है, जिसमें क्या होगा जी, फेसबुक पेज फॉर्मेशन, फेसबुक एड्स बनाना, ग्रुप्स वगैरह बनाना, व्हाट्सएप एड्स लगाना, डिफरेंट ऑटोमेशंस करना कि ऑटोमेटिकली आपके पास क्लाइंट्स आए, उनका डाटा आए, उनको ऑटोमेटिकली रिप्लाईज भी हो जाए। ये टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, लेकिन आप लोगों को इंशाल्लाह बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस तक सिखाई जाएंगी ये भी। तो अच्छा जी, ये था हमारे इनकम टैक्स के बारे में, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको एक दो और चीजें क्लियर करता चलूं जी, कि सबसे पहले जो मैंने बात की थी कि हुकूमत ने एक इदारा बना दिया है जो कि टैक्स को कलेक्ट करता है। अब उस इदारे का क्या नाम है जी? उस इदारे का नाम है FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अपनी वेबसाइट है, जाती वेबसाइट है, जिसके ऊपर कंप्लीट उनकी डिटेल्स होती हैं, जिस तरह किसी भी इदारे की वेबसाइट होती है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है, इस तरह से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको बहुत सारी काम की चीजें मिलेंगी, आपको बहुत सारे ऑर्डिनेंस और ये सारी चीजें ये इस्तेमाल होनी है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और इस टाइप के बहुत सारे रूल्स वगैरह, ये सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, ये इनकी वो वेबसाइट है जो जिस इनके बारे में इंट्रोड्यूस करवाती है लोगों को, ठीक है, कि FBR चीज क्या है, FBR के काम क्या है, और FBR के साथ डीलिंग के लिए आपको जो चीजों की जरूरत है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पे ये FBR की वेबसाइट है, इनका काम है टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है। और FBR ने आगे अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है जिसका नाम है आइरस, ठीक है। आइरस बेसिकली वेबसाइट तो FBR की ही है, लेकिन ये उनका एक ऑपरेशनल वेबसाइट आप इसे कह सकते हैं, जिसके ऊपर काम हो रहा है, जो कि सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर टैक्स की फाइलिंग होती है, जो कि पुराने जमाने में कागज पे होती थी, अब ऑनलाइन हो रही है डिजिटल तरीके से। तो इस तरह से ये दो वेबसाइट्स जो है ना आपकी इकट्ठी चल रही होंगी टैक्सेशन की हद तक। सेल टैक्स का भी आपका यहीं से होगा, इनकम टैक्स का भी यहीं से होगा, लेकिन जब आपको मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी टैक्सेशन से मुतालिक, तो वो आपको कहाँ से मिलेगी जी? वो आपको FBR की वेबसाइट से मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें हैं। और इसी में जो तीसरी चीज हमारी जरूरत की होगी जी, वो FBR की वेबसाइट से ही हमें मिलेगी। वो क्या है? हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये जब आप यहाँ पे ऑर्डिनेंस पे जाएंगे, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग डाउनलोड भी कर लीजिएगा। ऑर्डिनेंस पे जाएं, यहाँ पे ऑर्डिनेंस आ गए, ये लिखा हुआ जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ठीक है। इसमें जो सबसे ऊपर होता है ये मोस्ट लेटेस्ट वर्जन होता है, ठीक है, लिखा हुआ है अमेंडेड अप टू 30 जून 2024, जो अभी अभी आया है, ठीक है। तो आप इसमें से जो आपकी जरूरत के मुताबिक हो, जिस साल की टैक्स की रिटर्न फाइलिंग आप कर रहे हो, आप वो वाला डाउनलोड कर लें, ताकि उसी साल के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको मिले इस किताब के अंदर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जी, तो ये एक PDF फाइल है, ये देखें आपके सामने आ गई है, 6 MB की ये फाइल है, डाउनलोड हो जाएगी जी। डाउनलोड होने के बाद आपने इस फाइल को ओपन कर लेना, तो ये आपकी इनकम टैक्स की जो है वो फाइलिंग है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और अगर मैं इसको ऐसे करके ओपन कर लूँ जी, अब ये है जी आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक है। इसके अंदर आपके सारे सेक्शंस होंगे, अब ये सारे सेक्शंस आ रहे हैं, टोटल 242 सेक्शंस हैं इसके अंदर। इंशाल्लाह मैं आपको एक एक सेक्शन पढ़ना सिखाऊंगा, लीगल लैंग्वेज को समझना सिखाऊंगा। आप लोग जो है इन लीगल प्रोविजंस को इंशाल्लाह प्रॉपर एक्सप्लेन भी कर रहे होंगे दूसरों को, ना सिर्फ खुद समझ रहे होंगे बल्कि आप लोग एक्सप्लेन भी कर रहे होंगे, ठीक है। और हम लोग इन चीजों को प्रॉपरली लिंक भी करेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा था कि जी हम लोग बेंचमार्क करेंगे आइरस की चीजों को। अब आइरस है ना, इसके अंदर अगर एक रिटर्न पड़ी है और रिटर्न के अंदर ये बंदा जो है ना जी तनख्वाह लेता है, ठीक है। अब ये बंदा ले रहा है तनख्वाह, सैलरी, यहाँ पे आ गया सैलरी। मैं आपको सैलरी पे तो ले आया हूँ कि जी अगर ये सैलरी ले रहा होगा ना तो हमने ऐसे ऐसे यहाँ पे वैल्यूज लिख देनी है, ठीक है, वो तो लिख दी। लेकिन बात तो फिर वही है ना कि ये तो वही रट्टे वाला सिस्टम हो गया कि अगर सैलरी है तो यहाँ पे आके फला फला वैल्यूज लिख देनी है। नहीं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? FBR सैलरी कहता किसको है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सैलरी किसको कह रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने इधर से देखा सैलरी है, अच्छा हम लोग क्या करेंगे, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के पास जाएंगे, उसे कहेंगे कि भाई आप सैलरी किसको कहते हो, सैलरी क्या चीज है, हम सैलरी में क्या क्या लिखे। वो कहेगा कि आप सेक्शन 12 पे चले जाओ। अभी क्या चल रहा है जी? सेक्शन 15 चल रहा है, हम लोग जाएंगे सेक्शन 12 पे। अब ये देखें सेक्शन 12 सैलरी, यहां से लेके तकरीबन ये आपके पास आ गया जी सेक्शन 13, यहां तक आपको सैलरी की अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको समझ आ जाएगा कि अगर उधर सैलरी का ऑप्शन आया हुआ है तो उसके अंदर मैंने लिखना क्या है, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों ने प्रैक्टिकल को और थ्योरी को इंशाल्लाह साथ साथ लेके चल रहे हैं। इसके बाद आप लोगों को एक चीज दिखाता चलूँ जी, वो क्या होगी, ये होगा कि आप लोग ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स तो ऐसे ही लेंगे जैसे आप आज ले रहे हैं। इसके अलावा आपके पास हमारी वेबसाइट की एक्सेस होगी, ठीक है। जैसे ही आप इस कोर्स में एडमिशन ले लेंगे तो आप जो है हमारी वेबसाइट पे अगर जाएं itc.pk पे,
ठीक है। तो ये वेबसाइट का जी, आप सब लोगों के पास इसकी एक्सेस होगी, ठीक है। आपकी एक लॉगिन आईडी बनेगी, एक पासवर्ड होगा आपका, ये हमारा एलएमएस होगा, आपने एलएमएस पे जाना है जी, ठीक है। अपनी लॉगिन आईडी लगानी है, पासवर्ड लगाना है, आपका जो कोर्स होगा वो अवेलेबल होगा, आपने कोर्स अपना ज्वाइन करना है, और कोर्स ज्वाइन करने के बाद अपने लेक्चर्स वगैरह जो है वो आपने लेना स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है। इसमें आपके 1 मंथ वाले कोर्सेज भी होते हैं, आपके 4 to 5 मंथ्स वाले कोर्सेज भी होते हैं, ठीक है। जो आपका बैच चल रहा होगा आपने वो वाला बैच अपना ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अभी आपका बैच यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सीटा अगस्त के नाम से, यस, और एक 1 मंथ का होगा। आप लोगों ने वो बैच यहाँ पे ज्वाइन करना है अपनी लॉगिन आईडी से, पासवर्ड से, और 1 साल तक ये लेक्चर्स आपके पास रहेंगे, और इनके अंदर आपके कंप्लीट स्टडी मटेरियल होगा, आपके क्विज वगैरह होंगे, आपके असेसमेंट्स होंगी, यहीं पे आपके टेस्ट वगैरह होंगे इसी वेबसाइट के अंदर। तो आपको एक अच्छी खासी जगह मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आयरस के ऊपर आपने काम करना होगा, तो हम लोग आपको अपने जो क्लाइंट्स होंगे उनके लाइव काम दे रहे होंगे, जो कि इस टैक्स सीजन में हमें रिसीव हो रहे होंगे, आप लोग खुद उनकी रिटर्न्स फाइल कर रहे होंगे, हम लोग सिर्फ उस चीज को फाइनल व्यू उनका एक बार लेके उसको सबमिट कर रहे होंगे। इस तरह से हमारा चाहिए ओवरऑल इनकम टैक्स चल रहा होगा। और यहाँ तक जो हमारी इनकम टैक्स से रिलेटेड चीज थी जी, वो हो गई है तकरीबन पूरी, ठीक है। और आप में से जो लोग एडमिशन ले चुके हैं, दैट्स वेल एंड गुड, आप लोगों की क्लासेस ऑनवर्ड ऐसे ही चलना शुरू हो जाएंगी। आप में से और जो भी लोग बंदा कोई एडमिशन लेना चाह रहा है, वो लोग जो है अपने कोऑर्डिनेटर से रब्ता करें, जिस भी कोऑर्डिनेटर ने आपको असिस्ट किया हो, या जो कोऑर्डिनेटर भी आपको इस क्लास तक लेके आया है, आप लोग अपने उस कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने के बाद आप लोग उनसे अपनी लॉगिन आईडीज और पासवर्ड वगैरह लेके कोर्स में एडमिशन लें। फीस पे करेंगे तो आपको आपकी लॉगिन आईडी, आपका पासवर्ड मिल जाएगा, और आपको कंफर्म स्टूडेंट्स के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपकी ये रेगुलर क्लासेस जो है वो एज इट इज चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एंड कोर्स की नॉर्मली जो हमारी फीस है वो 20,000 रुपए होती है इस 1 मंथ कोर्स की। अभी टैक्स सीजन की वजह से ऑफ है, और इस कोर्स की फीस है सिर्फ 12,000 रुपए, ठीक है। तो आप में से जो लोग भी आना चाहे, आई थिंक वैसे तो ये सीट्स पूरी हो चुकी होंगी, कुछ ज्यादातर आप में से आई थिंक एडमिशन ले चुके हैं। जो अगर किसी ने नहीं लिया तो वो पूछ लीजिएगा कोऑर्डिनेटर से, अगर सीट्स अवेलेबल होंगी तो इसी बैच में आपका एडमिशन हो जाएगा, अगर ना अवेलेबल हुई तो फिर नेक्स्ट जो है वो सितंबर में हमारा बैच होगा, उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा, या फिर अक्टूबर बैच में हो जाएगा, ठीक है। कंफर्म कर लीजिएगा एक दफा कोऑर्डिनेटर से, अगर सीट्स अवेलेबल होंगी तो आप लोग एडमिशन ले लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ तक तो थी इनकम टैक्स की इंफॉर्मेशन, ठीक है। और इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा व्यू दे दूंगा आपको ओवरऑल कॉर्पोरेट और सेल टैक्स के बारे में, उसके बाद हम इस चीज को वाइंड अप कर देंगे जी। इज देयर एनी क्वेश्चन? हैंड रेज कीजिएगा काइंडली। जी सर, मेरा सवाल ये है कि अभी आपने जो लास्ट स्क्रीन दिखाई है उसके ऊपर सैलरी के नीचे वो लास्ट स्क्रीन शो कीजिएगा जरा, अलाउंसेस थे। जी जी हाँ, ये वेजेस, हाँ पे वेजेस के नीचे अलाउंसेस है। अगर किसी की तनख्वाह मिसाल के तौर पर 50,000 रुपये और अलाउंसेस 20,000 रुपये, तो उसके अकाउंट में तो 70,000 रुपये गिर रहे हैं, तो वो एफबीआर को क्या कंसीडर करेगा कि वो 70,000 उसकी सैलरी है या 50,000 सैलरी है? जी, मैं आपको बताता हूँ, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। आपका जो एम्प्लॉयर होता है जी, वो आपको अपने घर से कोई पुरानी चीज, फालतू चीज भी उठा के दे देगा ना, तो एफबीआर उसको कंप्लीट सैलरी कंसीडर करता है, ठीक है। आपके अलाउंसेस किसी भी किस्म के हों वो भी आपकी सैलरी का हिस्सा होता है। ये आपने जितनी चीजें यहाँ पे लिखनी है ना जी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको साल के अंदर 10,000 करके 1,20,000 रुपए के अलाउंसेस मिले हैं, ठीक है। जैसे इस चीज को मैं कैलकुलेट करूंगा ना, ये ऊपर जाके आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। अब आपकी टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी हो गई है? 11,20,000 रुपए, ठीक है। आपका कोई खर्चा होता है, अल्लाह ना करे आप हॉस्पिटल आपको जाना पड़ जाता है, वहां पे जाते हैं आपके 10,000 रुपए लग जाते हैं। आपका एम्प्लॉयर खुश होकर कहता है कि यार मैं आपका वो 10,000 रुपए मैं अफोर्ड कर लेता हूँ, आप इलाज करवा लो, ये भी आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, ठीक है। आपका एम्प्लॉयर क्या कहता है? वो कहता है कि यार मैं ना आपको आपके पास गाड़ी है, मैं आपको एक ड्राइवर ले देता हूँ, ड्राइवर की सैलरी मैं दे दिया करूँगा, ठीक है। ड्राइवर की महीने की सैलरी है फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपए, साल की सैलरी बनती है उसकी अगर 2,40,000 रुपए, तो वो भी आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। इवन दैट कि मैं बता रहा हूँ कि अगर एम्प्लॉयर के पास कोई पुरानी लैपटॉप, कोई मोबाइल फोन भी पड़ा है ना, और वो उठा के आपको दे देता है, तो वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाता है, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि एक बंदा है, वो कराची का रहने वाला है, लेकिन उसका आरटीओ जो है वो लाहौर शो हो रहा है, तो वो क्या चेंज हो जाता है क्या? जी जी बिल्कुल चेंज हो जाता है। जहां पे वो बंदा सर्व कर रहा है, जॉब कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, अगर वो समझता है कि मैं इस जगह पे फुल टाइम अवेलेबल होता हूँ और मेरे टैक्स के जितने भी मैटर्स हैं वो इसी आरटीओ के अंदर डील होने चाहिए,
तो अपने पुराने आरटीओ में एक दफा जाएगा, ठीक है, या किसी कंसल्टेंट को अपने बिहाफ पे भेज सकता है, वहां पे जाके वो चीज मेंशन करेंगे कि मैं इस वक्त यहाँ पर नहीं हूँ, मैं फलां जगह पे जो है वो मेरी काम है, जॉब है, मैं फलां जगह पे रहता हूँ, मैं अपना आरटीओ चेंज करवाना चाह रहा हूँ। जो आपका पुराना आरटीओ है वो आपको एनओसी दे देगा कि जी ठीक है आप चेंज करवा लें, और नया आरटीओ जो है वो आपको इनरोल कर लेगा। बहुत इजी प्रोसेस। फिजिकली जाना जरूरी है क्या? ऑनलाइन हो जाता है? नहीं, ऑनलाइन नहीं होता। या तो आपका वहां पे कंसल्टेंट जाना चाहिए आपके बिहाफ पे, उसके पास आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए, या ऑथराइजेशन देंगे आप उसे, या फिर आप खुद जाएंगे। ऑनलाइन नहीं है ये। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी वेलकम। अच्छा जी, एनीवन एल्स, किसी को और का कोई सवाल हो? याद रहे कि हमने अभी कॉर्पोरेट और सेल्स टैक्स की इंफॉर्मेशन भी है, हमने जो अभी सीखना है, ठीक है। अगर नहीं कोई सवाल है तो फिर मैं उसकी तरफ मूव कर जाता हूँ। जी उस्मान लतीफ साहब। सर ये फिजिकल क्लास भी होती है, और एकेडमी का एड्रेस क्या है? सर अल्लाह चौक जौहर टाउन, ठीक है। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आपको पता होगा जौहर टाउन में अल्लाह चौक है, ई ब्लॉक में 412 ई, ठीक है। आपको जो फाइल सेंड की गई होगी ओरिएंटेशन क्लास की, उसके एंड पे लास्ट पे ये कंप्लीट एड्रेस लिखा होगा। मैं आपके सामने कर भी देता हूँ, तो उससे आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा। ये आई थिंक यहाँ पे होगा। ये जी एड्रेस है 412 ई ब्लॉक जौहर टाउन लाहौर, ठीक है। तो यहाँ पे आप विजिट। जी मुनीर साहब। जी मुनीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम सर, मैं बिलाल बात कर रहा हूँ सर। आवाज़ आ रही है सर? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है बिलाल साहब। सर मैं ये कह रहा था कि बेसिकली टैक्स देने का मकसद आप रेवेन्यू को सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट। सर कुछ बंदे नहीं भी दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा बिजनेस रन कर रहा है लेकिन वो टैक्स नहीं दे रहा और गवर्नमेंट को पता भी नहीं चला, तो उसकी क्या सर रेमेडी है कि गवर्नमेंट उसके खिलाफ क्या कह सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत इजी सी चीज है। गवर्नमेंट ने आपके खिलाफ जो चीज पता लगानी होती है ना जी, सबसे पहले वो सिर्फ ये होती है कि क्या आप जो इनकम कमा रहे हैं वो 6 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम है। अगर गवर्नमेंट के पास डेफिनेट इन्फॉर्मेशन ये मिल जाती है, गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से आ सकती है? गवर्नमेंट के पास जो मेजर सोर्सेज होते हैं जी, वो स्टेट बैंक होता है। स्टेट बैंक के जो जितने भी जैली बैंक हैं वहां से इन्फॉर्मेशन ले सकता है गवर्नमेंट। उसके बाद गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन ले सकता है एक्साइज डिपार्टमेंट से, जब कोई बंदा कोई भी ऑटोमोबाइल परचेज करता है या सेल करता है। उसके बाद एफबीआर इन्फॉर्मेशन ले सकता है आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, जब भी आप कोई जमीन जायदाद सेल या परचेज करते हैं, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके बाद गवर्नमेंट कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकता है? जब भी आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं, किसी भी ऑनलाइन टिकटिंग मेथड को यूज करते हैं या किसी भी एयरलाइन से मूव करते हैं, तो ये तमाम मेथड्स होते हैं जो कि एफबीआर के पास समझने के बिल्कुल हिट लिस्ट पे पड़े होते हैं। यहाँ से वो सारे यूजर्स की इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है। जैसे ही उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जी फलां बंदा है, उसने इतना अर्न किया है इस साल या पिछले साल, तो वो एक नोटिस भेजता है और नोटिस भेज के कहता है कि अपनी रिटर्न फाइल करें। जब आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो भी उसके पास इख्तियार होता है कि वो आपसे मैक्सिमम पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड मांग सकता है, ठीक है। वो आपके पास हो रिकॉर्ड ना हो, जैसे कैसे भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर वो देखेंगे कि पिछले 10 सालों में आपकी इनकम क्या रही है। अगर तो पिछले 10 सालों में आपने 6 लाख से ऊपर पैसा कमाया है तो वो उसका टैक्स लेंगे आपसे। और अगर आपने नहीं कमाया और आप साबित भी कर देते हैं कि मैंने 6 लाख से कम कमाया पिछले 10 सालों में, तो फिर वो आपसे टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन डायरेक्टली कोई पनिशमेंट नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि आपको उठा के जेल में डाल दें। सर एक और क्वेश्चन सर, जैसे कि काफी सारे बंदे जिनकी इनकम 6 लाख से ऊपर है, तो अपनी वो टैक्स से बचने के लिए वो अपनी सारी जो एसेट्स में ना पैसे लगा देते हैं, जैसे कि गाड़ियों में या फिर गोल्ड में लग देते हैं, और सिर्फ अपने आप को एटीएल में शो करते हैं जस्ट। तो उसका क्या इंक्वायरी हो सकती है? एफबीआर के पास ये पावर है कि वो इंक्वायरी करे इन ऐसे लोगों की जो सिर्फ एटीएल में रहना चाह रहे हैं और बगैर कोई टैक्स दिए, हालांकि उनकी इनकम 10 लाख से भी प्लस है। तो इसका क्या प्रोसीजर है सर? जी मैं बिल्कुल कंसाइजली बता दूंगा। आज ही की क्लास में मुझे नाम का नहीं पता, लेकिन स्टार्टिंग में जब बात हो रही थी वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में कि फलां बंदे ने प्रॉपर्टी ली हो गई और बाद में वो शो करना चाहे तो वो कर सकता है। तो आप में से ही एक भाई ने कहा था कि जी एफबीआर ये नहीं पूछेगा कि ये पैसा कहाँ से आया है। तो बेसिकली यही मेथड यूज होता है
कि जब भी कोई बंदा अपनी इनकम तो कम शो कर रहा होता है, आपने सुना है ना ये केसेस वगैरह में क्या होता है, वो कहते हैं कि भाई आप कमाते कितना हो, जो केसेस चल रहे होते हैं फलूदे वाले के खिलाफ और ये धोबी के खिलाफ और ये सारे कुछ जो चल रहे होते हैं, वो यही केसेस होते हैं ना कि आपकी जो तनख्वाहें हैं या आपकी जो आमदन है वो तो बहुत कम है, लेकिन आपके जो एसेट्स बन चुके हुए हैं वो करोड़ों रुपए के हैं। तो यहाँ पर एफबीआर एक नोटिस भेजता है कि जी आपने ये एसेट्स कैसे बनाए, हमें मनी ट्रेल दें। ठीक है, मनी ट्रेल देने के लिए लोगों को क्या करना पड़ता है, दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि वो कहते हैं कि जी हमने ये पैसे कमाए थे, जैसे ही वो कहते हैं कि हमने ये पैसा कमाया था, डेफिनेटली अब उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स तो है ही इनकम के ऊपर, जितना वो कहेंगे कि मैंने कमाया उतने का टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि वो किसी तरीके से साबित कर दें कि ये पैसा हमने कमाया नहीं है, हमें किसी से मिला है, गिफ्ट मिला है हमें कहीं से, या हमें विरासत में मिला है। ठीक है, अब गिफ्ट कहाँ से मिल सकता है, वो खास कुछ रिलेशंस हैं जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बता दिए गए हैं कि इन रिश्तेदारों से आपको गिफ्ट मिल सकता है, दोस्तों से नहीं मिल सकता, कोई अनजान आदमी आपको गिफ्ट नहीं दे सकता, या फिर आपको विरासत मिल सकती है। हाँ, इसके अलावा अगर कहीं से आपके पास पैसा आया है तो उसको एफबीआर आपकी इनकम ही कंसीडर करता है और फिर उसके ऊपर आपसे टैक्स लेता है। सर थैंक यू सर। अच्छा जी, नसीम खान साहब क्या कह रहे हैं, चेक करें जी। बिल्कुल नसीम साहब, अच्छी बात है, आप जरूर नमाज के लिए जाएं। इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, आप जहां से स्किप कर जाएं या ना देख सकें आप वो जरूर देख लीजिएगा। और पर्सनली मैं ये जरूर कहूंगा कि नमाज जो है वो इस ओरिएंटेशन क्लास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई विल श्योरली अप्रिशिएट यू। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जितना भी आपने अब तक देख लिया। और अच्छा जी, मुनीर साहब आप अपना क्वेश्चन करें, देन हम इस चीज को वाइंड अप करते हैं, सेल टैक्स और कॉर्पोरेट की चीजें डिस्कस करते हैं। जी मुनीर साहब, वेलकम। नसीम साहब, जी जी मुनीर साहब। जी हमाद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ जो रिटर्न है, हम फर्ज करें गलत हो जाती है, हम रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं पीछे 2-3 साल जाके अपना डाटे को बिल्कुल एक्यूरेट कर सकते हैं इसमें? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप हमें 7E को कैसे बनाना है और रिटर्न में फाइल करना, रिटर्न को मेंटेन रखना, न्यू लोगों को फाइल करना और उसके साथ उनके जो डाटा है उसको मेंटेन रखने का सारा तरीका अगर आप बताएंगे। जी हमाद साहब, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें हैं, ये हमारे एक लेक्चर की चीजें हैं। ये 7E फाइलर करना, डाटा मेंटेन करना, पंच करना, ये बिल्कुल बहुत छोटी छोटी चीजें। इंशाल्लाह ये तो पहले 1 से 2 लेक्चर में कवर हो जाएंगी। हम लोग बहुत एडवांस जा रहे हैं इंशाल्लाह, बहुत कुछ। ओके सर। जी थैंक यू। जी मुनीर साहब। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, अगर एक सैलरी पर्सन है वो रिटायर हो जाता है, क्या वो पेंशन के बाद भी वो इनकम टैक्स रिटर्न करेगा या वो उसको फिर जी मुनीर, काइंडली हमारे साहब म्यूट कीजिएगा। जी, जो बंदा रिटायर हो जाता है जी वो सर। भी अपनी रिटर्न फाइल करता है। एक बंदा जब एक दफा फाइलर हो जाए या एनटीएन बना ले, तो वो जब तक पाकिस्तान को छोड़ के ना चला जाए, 2 कंडीशंस होती हैं जी, या तो वो हमेशा के लिए पाकिस्तान को छोड़ के चला जाए या उसका इंतकाल हो जाए। सिर्फ इन 2 सूरतों में आपकी टैक्स रिटर्न की माफी होती है, अदरवाइज आपने रिटर्न फाइल करनी है, हर कंडीशन में करनी है। सर, पेंशन का वो अपना टैक्स तो नहीं कटता होगा, फिर वो कैसे फाइल करना होगा उसको? जी मैं बताता हूँ, आपके ही क्वेश्चन से मैं बाकी सब लोगों को भी ये चीज क्लियर कर दूं। 2 चीजों में कंफ्यूज होते हैं जी लोग के देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। टैक्स रिटर्न फाइल करने से मुराद सिर्फ ये है कि आपने बताना होता है कि भाई मैंने इतना कमाया, इतना खाया और इतना बच गया। टैक्स देना एक अलग चीज है। अगर आपकी इनकम 6 लाख से ऊपर है तो आप टैक्स दे देंगे, 6 लाख से नीचे है तो आप सिर्फ बता के अपनी काम खत्म कर देंगे। ठीक है, अब ये जो पेंशनर होता है, पेंशन एग्जाम्प्ट होती है, इसने टैक्स नहीं देना होता, तो ये क्या करेगा, ये टैक्स तो नहीं देगा, ये सिर्फ बताएगा कि जी मेरी इतनी पेंशन आई थी, मैंने इतने खर्च किए हैं, इतने मेरे पास बच गए हैं, ये मेरे एसेट्स हैं। दैट इज कॉल्ड टैक्स रिटर्न। ठीक सर, थैंक यू सर। वेलकम जी। जी बिलाल साहब, आपका क्वेश्चन है? हसन अब्बास साहब। सर मेरा क्वेश्चन टाइम बार्ड के मुतल्लिक है कि मैंने सुना है कि टाइम बार्ड जो केस होता है वो
5 ईयर का होता है, 5 ईयर से पीछे FBR पूछ सकता है, उससे ज्यादा पीछे नहीं पूछ सकता। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो बंदा 24 में रजिस्टर्ड हुआ है, क्या उसके बारे में भी वो पीछे 5 साल या 10 साल पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? जी जी, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। FBR जो है वो आपसे फर्स्ट इंस्टेंस में पूछ सकता है 5 साल के बारे में, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप आज रजिस्टर्ड हो रहे हैं 2024 के अंदर, और आपने अपनी इनकम डिक्लेयर की है जी, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपए, एक मिसाल दे रहा हूँ, आपकी साल की इनकम है 50 लाख रुपए। FBR जैसे ही देखेगा कि ना कि यार इस बंदे की 50 लाख रुपए इनकम है और ये आज फाइलर हो रहा है, हो सकता है इसने पहले पता नहीं कितना पैसा कमाया हुआ होगा, FBR आपको पिछले 5 सालों की रिटर्न आपसे मांग लेगा। अगर आप उन 5 सालों की रिटर्न में से कोई 1 साल की भी रिटर्न मिस करते हैं ना, तो फिर FBR के पास इख्तियार आ जाता है कि FBR आपसे मजीद पिछले 5 सालों का डाटा मांग सकता है, ठीक है। ये जो दूसरा इख्तियार आता है ना अगले 5 सालों का, ये तब आता है जब आप पहले 5 सालों में से किसी भी 1 साल की रिटर्न मिस करते हैं। तो ये होता है 10 सालों वाला। और बिल्कुल अगर आज की 24 में रिटर्न फाइल करता है तो FBR मांग सकता है। FBR देख रहा होता है कि इस बंदे ने एसेट्स कितने शो किए हैं, इनकम कितनी शो की है, उसे जहां नजर आता है कि इस बंदे से मुझे डाटा लेना चाहिए, वो डाटा ले लेता है। यानी कि फाइनली जो है टाइम बार्ड वो 10 साल का होता है, जी 10 जी, साल से पीछे नहीं पूछ 10 सकता। जी जी 10 साल। हाँ, अगर आप उन्होंने आपको 5 सालों का नोटिस भेजा है और आप 5 साल की रिटर्न फाइल कर देते हैं, फिर वो आपसे हरगिज 10 सालों का नहीं मांगेंगे, फिर बस वहीं पे चीज खत्म हो जाएगी। जी लेकिन थैंक अगर यू। आप 5 सालों में से 4 सालों का कर देते हैं और 1 साल का, 2 साल का या किसी भी साल का रहने देते हैं, तो फिर आपको पनिशमेंट के तौर पे वो मजीद पिछले 5 सालों का मांगते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी, श्योरली वेलकम। अच्छा जी, अभी फिर हम चलते हैं वापस अपनी स्लाइड की तरफ से, स्पीडीली जो है इस चीज को कंप्लीट करते हैं। आप लोगों का टाइम भी सर एक कीमती है। सवाल है कि ऑनलाइन के अलावा फिजिकल हम इंस्टीट्यूट में जाके ये कोर्स कर सकते हैं कि नहीं, आपके इसी वेबसाइट पे कंसर्न जो है? जी जी, मैंने कहा है कि अगर कोई ऑन कैंपस आना चाहे तो लोकेशन भी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, 412 ही अल्लाह चौक जोहर टाउन, आप लोग विजिट कर सकते हैं। और ऑनलाइन करना चाहें तो वो तो आपके पास है। ऑन कैंपस करना चाहिए, फिजिकल करना चाहें तो वो अल्लाह चौक जोहर टाउन में है, लाहौर। सर उसके जो फी शेड्यूल है वो भी जरा शेयर कर दें। जी, वो चाहे आप अपने करते हैं। कोऑर्डिनेटर से पूछ सकते हैं जी, वो आपको बेहतर गाइड करेंगे। ओके सर। ओ, ठीक है जी। अच्छा जी, वापस स्लाइड्स पे चलते हैं। अच्छा जी, बात यहाँ तक मैं ये कर रहा था कि ये आपके जो है वो कोर्स प्लान है और सारी चीजें हैं, ठीक है जी। इसके अंदर पहले ऐसे ही इनकम टैक्स जब कंप्लीट हो जाएगा जी, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, सेल्स टैक्स आ जाएगा। सेल टैक्स के अंदर जिस तरह इनकम टैक्स के अंदर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 होता है जी, इसी तरह से आपके सेल टैक्स के अंदर सेल टैक्स एक्ट होता है, ठीक है। आपको सेल टैक्स एक्ट प्रॉपर पढ़ाया जाएगा। हम लोग पहले फाइलिंग स्टार्ट कर देंगे FBR की वेबसाइट से। उसके बाद क्या होगा कि आपको सेल टैक्स एक्ट साथ साथ सिखाया जाएगा। सेल टैक्स एक्ट के अंदर सारे कवानीन होंगे जिन्हें यूज करते हुए हम सेल टैक्स की फाइलिंग कर रहे होंगे। और ये जो सेल टैक्स की फाइलिंग होती है ये माहाना होती है, मंथली बेसिस पे होती है, जबकि इनकम टैक्स की फाइलिंग जो है वो सालाना होती है, साल में एक बार करनी होती है। तो ये एक फर्क है। और इसमें आपके पास थोड़े से क्लाइंट्स ज्यादा होते हैं, या अगर क्लाइंट्स कम भी हो तो आपके पास काम ज्यादा होता है, क्योंकि आपने हर महीने क्लाइंट का काम करना होता है, ठीक है। इसके अलावा सेल टैक्स की फाइलिंग जी 2 तरह से होती है। अगर कोई बंदा गुड्स के सेल परचेज कर रहा होता है तो उसकी FBR को फाइलिंग करनी होती है। और अगर कोई बंदा सर्विसेज का काम कर रहा होता है, जिस तरह डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, तो ये लोग अपने सूबे को सर्विस बता रहे होते हैं, ठीक है। अपने अपने सूबे का पोर्टल होता है, जिस तरह के पंजाब का होता है PRA, सिंध का है SRB, KP का KPRA है, बलूचिस्तान का BRA है। तो ये उनकी वहां पर भी रिटर्न्स फाइल होती हैं, ठीक है। इन्हें कहा जाता है सेल टैक्स ऑन सर्विसेज। तो ये भी आपको कंप्लीट सिखाया जाएगा जी। उसके बाद आपका आ जाएगा SCCP बेसिकली वो इदारा है पाकिस्तान में जो कि कंपनीज रजिस्टर करता है, ठीक है। कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, आपके पास सिंगल मेंबर कंपनीज होती हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होती हैं, जिनके शेयर्स की सेल परचेज वगैरह हो रही होती है, इस तरह की कंपनीज होती हैं, ठीक है। अगर मैं आपको SCCP की वेबसाइट दिखाऊं तो जी ये आपके पास SCCP की वेबसाइट होती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये बिल्कुल ऐसी जैसे आपने FBR की वेबसाइट देखी है, ठीक है। लेकिन जिस तरह आपने देखा है कि FBR अपना काम कहाँ पे करवाती है, आईरेस के ऊपर करवाती है, इसी तरह से आपकी जो SCCP होती है, अगर आपने SCCP का काम करना हो तो इनके लिए इनका पोर्टल होता है इजी फाइल के नाम से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो इजी फाइल जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा।
इजी फाइल पर भी जो क्लाइंट रजिस्टर होता है, जो यूजर रजिस्टर होता है जी, उसका एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड वगैरह बन जाता है। यहाँ पे उनकी कंपनीज होती हैं। ये जैसे अगर हम लॉगिन पे जाएंगे, अब ये SCCP का लॉगिन पोर्टल है, ठीक है। यहाँ पे आपने आईडी प्रोवाइड कर देनी है, CNIC पासवर्ड प्रोवाइड कर देना है, लॉगिन करेंगे तो जो भी कंपनीज वगैरह आपके नाम पे रजिस्टर हो रही होंगी वो यहाँ पे आ रही होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अब एक क्लाइंट है जी, इनका नाम है मोहम्मद खावर के नाम से, ठीक है। अभी अगर हम देखें इनकी कोई कंपनी, तो जी एक सेकंड, ये इनकी कंपनी जो है शायद अभी इनकॉर्पोरेशन में है, लेकिन जितना भी इनका काम हो चुका है वो भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। अच्छा जी, इनकी कंपनी है होम शील्ड पेंट्स SMC प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, ठीक है। तो अभी ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन आईडी, यानी कि अप्लाई किया हुआ इन्होंने कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, और ये अभी ड्राफ्ट में पड़ी है, अभी इनका एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हुई। जैसे ही एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है तो ये कंपनी बन जाती है। जब कंपनी बन जाती है तो फिर आप सब लोग जानते ही हैं, कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स होते हैं और ये सब कुछ होता है। तो वो जितनी भी आपकी कंपनीज वगैरह होती हैं वो इस पोर्टल के ऊपर बन रही होती हैं, इजी फाइल के ऊपर, ठीक है। ये आपको सारे का सारा सिखाया जाएगा। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं जी, तो आपके पास आ जाएगा, अच्छा, पार्टनरशिप्स वगैरह बनाना भी आपको सिखाई जाएंगी। जो एक सादा पार्टनरशिप होती है 1932 के एक्ट के मुताबिक, जिसे हम पार्टनरशिप डीड के जरिए बनाते हैं, वो भी आपको बनाना सिखाई जाएगी। उसके लिए भी अलग अलग इदारे हैं पाकिस्तान में। पंजाब में होता है पंजाब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होता है, सिंध में सिंध रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है, ठीक है। इनके आगे पोर्टल्स होते हैं, पंजाब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंध ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यहाँ पे इनकी रजिस्ट्रेशन होती है पार्टनरशिप्स की। तो ये भी आपको सिखाया जाएगा जी। उसके बाद कंपनीज के जितने भी काम होते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2017 आपको कंप्लीट एक्ट पढ़ाया जाएगा, सारा कुछ सिखाया जाएगा। डायरेक्टर्स क्या होते हैं और कंपनीज की जितनी भी मैनेजमेंट होती है उसमें कौन कौन लोग होते हैं, CEO कौन होता है, कंपनीज की फाइलिंग कैसे होती है, फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, ये एक एक चीज आपको सिखा दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। ये भी सारा ऑनलाइन ही आपको काम सिखाया जाएगा जी। इंट्रोडक्शन टू IPO है, कौन सा इदारा है, क्या क्या चीजें इसके अंदर रजिस्टर हो जाती हैं। फिर उसके बाद आपकी जितनी भी रजिस्ट्रेशन वाली चीजें हैं सारी की सारी आपको वो सिखाई जाएंगी। ट्रेडमार्क, लोगो, राइट्स वगैरह एक एक चीज इसके अंदर आपको सिखाया जाएगा। ये भी लाइव IPO का पोर्टल होता है जी, IPO पोर्टल के ऊपर आपको लाइव सिखाया जाएगा। ये जी IPO पाकिस्तान का पोर्टल होता है। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट टाइम जाके आप खुद को रजिस्टर कर लेना है आपने। उसके बाद रजिस्टर करने के बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह लगा के आपने जो भी किसी भी क्लाइंट का काम करना है वो आपने अपने इस पोर्टल से फिर करते जाना है, ठीक है। आपने अपने क्लाइंट को भी यहीं पे रजिस्टर कर लेना है। तो ये IPO है, ठीक है। इसी तरह से चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काम होता है। इसी तरह से आपका पाकिस्तान सिंगल विंडो PSAP का काम होता है, ठीक है। जैसे कि PSAP के PSW की अगर मैं बात करूँ, तो जितने भी पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही होती है वो बेसिकली इस इदारे के जरिए हो रही होती है, जिसे हम पाकिस्तान सिंगल विंडो कहते हैं, ठीक है। कंप्लीट आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रजिस्ट्रेशन वगैरह सिखाई जाएंगी, किस तरह से आपने डिफरेंट चीजों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है। ये नहीं कि हर तरह की चीज का एक ही तरीकाकार होगा। प्रोडक्ट्स, जिस तरह के प्रोडक्ट्स हैं उस तरह की उनकी डिफरेंट कंप्लायंसेस होंगी, डिफरेंट रजिस्ट्रेशन होंगी। तो ये एक एक चीज आपको इस पोर्टल पर भी सिखा दी जाएगी। ये जो कंप्लीट कोर्स है उसके अंदर ये भी शामिल है, ठीक है। इसके अलावा जी फिर आपका PSAP आ जाता है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। इनकी आजकल वेबसाइट जो है वो टेक डेस्क के नाम से जो है वो चल रही है, पहले जो थी वो डायरेक्टली PSAP के नाम से होती है। तो जितनी भी आपके मुल्क के अंदर IT कंपनीज होती हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज वगैरह होते हैं, वो अब इस वेबसाइट पे रजिस्टर होती हैं, इस इदारे में रजिस्टर होते हैं। इनकी वेबसाइट है जी techdestination.com के नाम से। पहले ये PSAP के नाम से हुआ करती थी, ठीक है। यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर हाउसेज को रजिस्टर करना है, कॉल सेंटर्स को रजिस्टर करना है, IT कंपनीज को रजिस्टर करना है। इसका फायदा क्या होता है, अगर एक बंदा अपनी इनकम के ऊपर 29% टैक्स दे रहा है, 25% टैक्स दे रहा है, 20% टैक्स दे रहा है, तो जो लोग यहाँ पे रजिस्टर हो जाते हैं वो अपनी इनकम का सिर्फ 2% या 0.2% टैक्स दे रहे होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हुकूमत जो है या पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी को और फ्रीलांसर को सपोर्ट कर रहा होता है, इनकरेज कर रहा होता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा काम करें अपना। तो ये भी आपको सारा कुछ सिखा दिया जाएगा जी। इसके अलावा मैंने आपको बताया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के काम भी आपको सिखाए जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग, आपको फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ये सारी चीजें भी आपको सिखा दी जाएंगी। और अच्छा जी, यहाँ तक ये चीजें तो हो गई हैं। अब मैं लास्ट पे ना एक ऐसी चीज आपको बताता चलूं जो कि मैंने फील किया है, आप में से कुछ लोगों को उसके अंदर कंफ्यूजन है
तो वो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग जब ये ओरिएंटेशन आप लोग लेफ्ट करें तो आपके माइंड में ये चीज जरूर क्लियर हो जाए कि अच्छा असल में ये होता है और इस चीज का मकसद ये है। जी बिलाल साहब क्या कह रहे हैं? पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन प्राइवेट लिमिटेड इन कंपनी कॉर्पोरेशन। जी जो आपका 1 मंथ का कोर्स है वो इसमें नहीं होगा। जो 4 मंथ वाला कोर्स है उसमें आपकी हर तरह की पार्टनरशिप होगी। जो सादा वाली फॉर्म रजिस्ट्रेशन है वो भी, और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो होती है वो भी होगी, ठीक है। और पीआरए रजिस्ट्रेशन, एसआरबी वगैरह की जितनी भी होंगी वो सारी की सारी जी इसके अंदर होंगी। और हारून साहब कह रहे हैं इंटरनेट इशू की वजह से अभी ज्वाइन कर सका हूँ। जी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी सर, कोई मसला नहीं है। तो ये सारी चीजें होंगी जी, कवर होंगी आपके 4 to 5 मंथ्स के कोर्स में। लेकिन 1 मंथ का कोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स और डिजिटल मार्केटिंग का है। अच्छा जी उसके बाद में खैर मैं बात कर रहा था लास्ट पे ये कि ये जो इनकम टैक्स रिटर्न हम लोग फाइल करते हैं ना, ये बेसिकली फाइल करते क्यों है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए इस ओरिएंटेशन क्लास का, जो कि आप में से किसी ने किया नहीं है। मैं ये आप सब लोगों को बताता चलूँ जी कि हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न बेसिकली क्यों फाइल करते हैं। अच्छा जी, इनकम टैक्स रिटर्न हम लोग फाइल क्यों करते हैं जी? होता ये है कि एफबीआर हमसे पूछता है हमारे जायदाद के बारे में, हमारी इनकम के बारे में नहीं पूछता इतना ज्यादा। असल में एफबीआर हमसे पूछता होता है हमारी वेल्थ के बारे में, हमारी दौलत के बारे में, कि हमारे पास एसेट्स कितने हैं, असासाजात कितने हैं, ठीक है। इसे कहा जाता है जी वेल्थ। अब होता क्या है कि हम एफबीआर को बताते हैं कि जी हमारे पास, पिछले साल हमने बताया होता है फॉर एग्जांपल एफबीआर को कि हमारे पास 50 लाख रुपए के असासाजात मौजूद हैं, जिनमें हमारा एक घर है, एक गाड़ी है, हमारे पास एक लैपटॉप है, कुछ जानवर हैं, सोना चांदी है, टोटल चीजें मिला जुला के जो है वो 50 लाख की बनती है, ठीक है, बन गई। एफबीआर अगले साल पूछता है कि भाई कितनी चीजें पड़ी हैं। हम अपने घर, हमने कुछ भी खुद से नहीं बताना, हमने देखना है अपनी चीजों को गिनना है, और हम कहते हैं कि भाई हमारे पास पड़ी हुई है चीजें टोटल 52 लाख रुपए की, 52 लाख रुपए की पड़ी है। एफबीआर अब जाके सवाल पूछता है, एफबीआर कहता है कि भाई वो पिछले साल आपने कहा था 50 लाख, इस साल आप 52 लाख कह रहे हैं, ये 2 लाख रुपए के जो आपने एसेट्स वगैरह लिए हैं ये कहाँ से आया है 2 लाख रुपए। जब एफबीआर पूछता है ना कि 2 लाख कहाँ से आया है, तो उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए फिर हम जाते हैं इस इनकम वाले पोर्शन में और उससे बताते हैं कि भाई हमने इतना पैसा कमाया था इसलिए हमारे पास 2 लाख रुपए आया, ठीक है। जब हम बताते हैं कि भाई हमने इतना पैसा कमाया, हमारे पास 2 लाख रुपए आया है, तब एफबीआर पूछता है कि भाई आपके वैसे भी तो कुछ खर्चे हुए होंगे, आपने खाया पिया होगा, आपने जो फैमिली वगैरह पे कुछ पैसे लगाए होंगे, वो पैसा कहाँ है, वो नहीं आपने दिखा। फिर हम एफबीआर को बताते हैं कि भाई जी हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस ये हैं, यहाँ पे हमारे पैसे लगे हैं। इस तरह से होता है जी। वो पूछते हैं इनकम्स कहाँ से कमाई, तो हम कह देते हैं कि जी सैलरी से कमाई है, प्रॉपर्टी से कमाई है, बिजनेस से कमाई है। फिर वो क्या करता है, फिर वो कहता है कि अच्छा चलो अगर इनकम आपने कमा ली है तो अब आप इसके ऊपर, अगर आप 6 लाख से ज्यादा कमा रहे हो तो मुझे टैक्स दे दो। टैक्स के रेट्स कहाँ लिखे होंगे, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर लिखे होंगे, उन रेट्स के मुताबिक मुझे टैक्स जमा करवा दो, ठीक है। आईआरएस क्या करता है, आपने बस इनकम लिखनी है और आईआरएस उनको खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारी जो रिटर्न शुरू हुआ करती है वो रिटर्न शुरू होती है हमारी वेल्थ से, एसेट से। जब हम बताते हैं कि इतने पैसे, इतने एसेट्स पड़े हैं, तब बताना पड़ता है कि ये एसेट्स जो हमने इजाफी लिए हैं वो हमारे पास पैसा कहाँ से है। या अगर हम ये कहते हैं कि भाई मेरे पास एसेट्स कम हो गए हैं, तब भी बताना पड़ता है कि एसेट कम क्यों हुए, बेचने क्यों पड़े, आपको कहाँ जरूरत पड़ी थी, तो आपको अपने एक्सपेंसेस बताना पड़ते हैं। ये असल में पूरा सिनेरियो होता है इस इनकम टैक्स रिटर्न का। आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा जी। इसके अलावा कोई और सवाल हो किसी का? अच्छा जी, फिर एट द एंड ऑफ दिस कोर्स मैं बताता चलूं कि आज हमारी ओरिएंटेशन क्लास थी, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप में से किसी का स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर भी ले सकते हैं, किसी भी अपने कोऑर्डिनेटर से आप लोग पूछ सकते हैं। जो किसी ने एडमिशन वगैरह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, वो आपके जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं ग्रुप में मौजूद हैं, आप अपने कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर लें। और कोऑर्डिनेटर से मेरी रिक्वेस्ट होगी जी कि जो भी कोई डिस्काउंट वगैरह की फैसिलिटीज हो तो एटलीस्ट जो लोग इस ओरिएंटेशन में जिन्होंने ज्वाइन किया, जिन्होंने ओरिएंटेशन क्लास अटेंड की है, फर्स्ट प्रायोरिटी इन्हें दें। अगर आपसे कोई और बंदा वैसे रब्ता कर रहा है एडमिशन वगैरह के लिए, तो उन्हें आप नेक्स्ट बैच के बारे में गाइड करें जो कि सितंबर या अक्टूबर में कंडक्ट होगा, ठीक है। अभी वाले बैच के लिए मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी देनी हो
तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दीजिएगा जिन लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के ये ओरिएंटेशन सेशन ज्वाइन किया है। ठीक है, आप लोग अपना नाम वगैरह बता सकते हैं कोऑर्डिनेटर को कि जी हम लोगों ने ओरिएंटेशन सेशन ज्वाइन किया था, अपना बता दें कि हमने ओरिएंटेशन क्लास ली थी, तो फिर आपको बेटर फैसिलिटेट करेंगे। जी सर, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि मैं बेसिकली कोर्स करना चाह रहा हूँ टैक्स कंसल्टेंसी के लिए, कि मैं अपने एरिया का जो रजिस्ट्रियाँ वगैरह होती हैं उसके बंदे फाइल करने, टैक्स कैलकुलेट करने, इस हवाले से मैं करना चाह रहा हूँ। जी जी, तो इसमें सारा कुछ ये आ जाएगा ना, मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, अगर आप फाइलर वगैरह वाली चीजें सिर्फ सीखना चाह रहे हैं ना, तो इनकम टैक्स वाले कोर्स में तो ये सारा कुछ आ जाएगा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मेरे पास हो सकता है वहां पे बैठे बैठे कोई बंदा आए जो इनकम टैक्स का काम तो कर रहा हो, लेकिन हो सकता है वो साथ में सेल टैक्स भी भरता हो, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, तो मुझे वो भी आना चाहिए, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आप पूरा कोर्स ले लीजिएगा। या कहें कि जी कोई बंदा आकर मुझसे पूछ सकता है कि भाई आपको कंपनी भी बनानी आती है, क्योंकि लोगों की एक परसेप्शन ये होती है कि जो बंदा इनकम टैक्स का काम करता है ना, ये हमारी कंपनी भी बना सकता है, ये हमारे और भी इदारों से हमारे काम करवा के दे सकता है। तो फिर वो जैसे आपको बेहतर लगे, लेकिन फाइलर वाली जो चीजें हैं ना, वो आपकी इनकम टैक्स के कोर्स में कंप्लीट हो जाएंगी। बेसिकली हमारे पास जो मार्केट है ना, वो ये है कि हमें फाइलर कर दें और रिटर्न फाइल करने मैक्सिमम बिजनेस फाइल तक ही जाएंगे, बिजनेस फाइल तक ही जाएंगे। जी जी बिल्कुल ठीक है। आप जो अगर आपके पास इस तरह की मार्केट है तो आप इनकम टैक्स ही सीख लें, बट साथ में मैं ये चीज जरूर बताता चलूं कि हमारे इस कोर्स का मेन जो मकसद है वो ये मकसद ही है कि आपकी मार्केट को बड़ा करना है। ठीक है, आपको लिमिटेड मार्केट से निकाल के जो है मैक्सिमम आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आनी है इन डिजिटल मार्केटिंग के जरिए, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स के जरिए। तो फिर ऐसा तो है ही नहीं कि आपने सिर्फ अपनी पर्टिकुलर मार्केट को डील करना है, आप इंशाल्लाह पूरे मुल्क को डील कर रहे होंगे, बाकी जैसे आपको ठीक लगे। जी एनीवन एल्स, किसी को कोई सवाल हो? जी हसन अब्बास साहब। सर मैंने इनकम टैक्स के कोर्स के लिए सिर्फ अप्लाई किया है, क्या मैं इसको मजीद 1 मंथ के बाद एक्सटेंड कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आपका अगर इनकम टैक्स का कोर्स जब खत्म हो जाए तो हमारा ये जैसे ही आपका इनकम टैक्स का कोर्स खत्म होगा ना, तो आप में से कुछ भाई हैं जो ऑलरेडी दूसरे कोर्स में है, तो उनका वैसे ही आगे सेल टैक्स शुरू हो जाना, तो उस टाइम आप अपने कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर सकते हैं कि जी आप आगे मूव करना चाह रहे हैं, तो वो आपको फर्दर जो है वो आपका लॉगिन जो है वो बढ़ा देंगे और सीटा से आपको सीटीसीए में शिफ्ट कर देंगे। ओके। जी एनीवन एल्स? चलें ठीक है जनाब, मुझे इजाजत दें। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके, कुछ चीजें शेयर करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो हमारी क्लासेस होंगी कुछ आप मुझसे सीखेंगे और बहुत सारी चीजें मैं आप सब लोगों से सीखूंगा, क्योंकि मेरे एंड पे सिखाने वाला सिर्फ मैं हूँगा, लेकिन आप लोगों पे एंड पे आप सब लोग मुझे सिखाने वाले होंगे, तो इस कोर्स में ज्यादा फायदा मेरा है और इंशाल्लाह मैं इस चीज के लिए आप सबका थैंकफुल भी हूँगा। और जी अब्दुल कदीर साहब, क्वेश्चन है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्वेश्चन ये है कि मैं ऑलरेडी ऑडिट फर्म में काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो और मैंने फाइनेंस में भी, अकाउंट्स का भी काम किया हुआ है, अभी ऑडिट में हूँ। तो मुझे ये कोर्स सीखना है, लेकिन उसमें बड़ी यानी कि डीप में क्यूरीज होती हैं, टैक्स सेविंग के हवाले से प्लान्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो भी इस कोर्स में कवर होगा या जो बेसिक चीज़ें हैं वो होंगी? नहीं सर, हमारा जो कोर्स है ये बेसिक टू एडवांस लेवल है। मैंने स्टार्टिंग में चीज बताई है कि वो फाइलर करना और इस टाइप की छोटी मोटी चीजों के लिए मैं कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पर्सनली मुझे नहीं पसंद कि मैं छोटी छोटी चीजों के लिए अपना टाइम वेस्ट करूं, इंसान को वैसे ही अच्छा नहीं लगता कि अब मैं आपका भी टाइम वेस्ट करूं, अपना भी। हमारा जो कोर्स होगा इसके अंदर ये जो छोटी छोटी चीजें होंगी वो इंशाल्लाह पहले 2 से 3 लेक्चर के अंदर कवर कर दी जाएंगे। रिटर्न फाइलिंग आप तीसरे लेक्चर तक सीख चुके होंगे, फाइलर करना, नोट्सेस वगैरह को भी डील करना इंशाल्लाह सीख चुके होंगे। बाकी जो सारा टाइम चलेगा हमारा वो डीप चीजों पे होगा, टैक्स मैनेजमेंट पे होगा, टैक्स कंसीलमेंट के ऊपर होगा, प्रॉपर्टी कंसीलमेंट पे आपको नोटिस आते हैं, उसे किस तरह से मैनेज करना है, रिप्लाईज कैसे करने हैं, कमिश्नर्स को कैसे डील करना है, ये इन सारी चीजों के ऊपर हमारा टाइम लगेगा। जी जी।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यही था कि चीजें हो जाएं तो बंदा कोई काम कर सके ना उसमें। जी, और मैं आप सब लोगों को ये कहूंगा कि जब भी आपने ठीक है क्लास लेनी है ना, सर। तो आपकी क्लास के बाद होता है 30 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर सेशन। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि लेके आने हैं मुश्किल से मुश्किल सवाल, एंड देन आई विल बी देयर आंसरिंग यू। ठीक है सर, जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी, एनीवन एल्स? ठीक है जी, फिर इजाजत चाहूंगा आप सब लोगों से। वंस अगेन बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की कीमती वक्त का। मुझे इजाजत दें, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।